हेलो एवरीवन, आज हम चालू करने जा रहे हैं बहुत प्यारे से पेपर 10th जीएसईबी में। जो भी बच्चा पढ़ रहा है मैथमेटिक्स, उसके लिए ये बहुत काम के है, क्योंकि 10th जीएसईबी वालों में जिन्होंने भी बेसिक मैथमेटिक्स लिया है, आज उनके बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हम करने जा रहे हैं। पास्ट डिकेड से हम कह सकते हैं कि ये गाला के सैंपल पेपर्स बहुत ही फेमस है, तो आज वो हम ट्राई करने जा रहे हैं। इसे पेपर को करने से हमें फायदा क्या होने वाला है, ये पहले तो सुन लीजिए कि ये पेपर को करते ही आपको पता चल जाता है कि सेक्शन वाइज कौन से चैप्टर में से कितना पूछा जाता है। प्लस मैं भी बच्चा जानता हूं, क्योंकि काफी सारी बुक्स वगैरह में सब कुछ दिया होता है, हमारी मॉड्यूल्स में भी दिया होता है, बच्चे जान लेते हैं, है ना। लेकिन प्रॉब्लम इज व्हाट कि बच्चा उसको एनालिसिस नहीं करता, तो पेपर करते समय उसे पता चलता है कि भाई सेक्शन 1 में मेरे से 3 सवाल सपोज गलत हो गए, तो वो कौन से चैप्टर के थे। सेक्शन बी में से सपोज उसका कौन से सवाल गलत हो गए, तो वो कौन से चैप्टर्स के थे। तो वो तब उसे ज्यादा अच्छे से रियलाइज करता है, इसीलिए पेपर करना बड़ा ही जरूरी है। तो आज इसीलिए हम इस पेपर्स को करने जा रहे हैं। आप ट्राई कीजिएगा कि आपको अगर कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छे से आता है तो उस वीडियो कंटिन्यूसली देखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही सवाल आता है वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन के आंसर को, और फिर वीडियो को आगे प्ले करके देख लीजिए कि आपने जो आंसर्स ट्राई किया है वो सेम वही मेथड से या वही तरीके से है कि नहीं। आपको पता चलेगा कि कोई टीचर्स या कोई अच्छा बच्चा किस तरीके से इसे सॉल्व करता है, और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको उसी टेक्निक से आगे बढ़ना चाहिए, है ना। और आपकी छोटी छोटी गलतियां के बारे में आपको पता चलेगा। अगर आपका आंसर नहीं सही से आ रहा है तो वो सही आंसर से भी आपको पता चल जाएगा, सब कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं जरा, यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखो यहाँ पे पहला जो बोर्ड उन्होंने सैंपल पेपर रखा है वो बोर्ड का पेपर रखा है, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि बोर्ड का पेपर हमें करने से और ज्यादा एक्यूरेसी से पता चलता है, और बाद के जो पेपर है वो बोर्ड से मिलते जुलते हो, उससे हमें और ज्यादा फायदा होता है कि चलो बोर्ड का एक पेपर किया, बच्चे को पता चल गया कि एपी का सवाल यहाँ से आता है, लीनियर इक्वेशन का सवाल यहाँ पे इस सेक्शन में पूछा जाता है। और वैसे ही बहुत सारे पेपर्स करने से उनको उन पैटर्न वाले जो पूछे जाते हैं सवाल वो सारे आ जाते हैं, है ना। तो इससे एरर्स कम रहती है और मार्क्स बढ़ते हैं, इसलिए पेपर करने जरूर चाहिए। चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे सेक्शन ए दिया हुआ है जिसमें पहला फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। बच्चा लोग जो पहला सवाल अगर देखे तो देखो लिखा है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ते ही बच्चा समझ गया भाई चैप्टर नंबर 3 का सवाल है ना। उसमें यहाँ पे लिखा है कि भाई इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अच्छा सर, ये तो हमने टेबल में देखा था चैप्टर 3 में, बढ़िया सा टेबल जो हम लोग पढ़ाते हैं नॉर्मली, हर टीचर ये टेबल तो पढ़ाता ही है ना। उसका सवाल आया है और बच्चे ने देखा था जब भी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए, इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्टिंग आती है और हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। कैसा यूनिक, मतलब कि वन सॉल्यूशन मिलता है। आगे उन्होंने सवाल में पूछा है देन द इक्वेशन हैज ब्लैंक सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन हो गए, मैंने कहा वन सॉल्यूशन होगा, है ना। ऑप्शन ए इज आर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से सवालों को बना सकते हैं। मैं साथ में थोड़ा थोड़ा कंटेंट आपको बताता जाऊंगा जिससे आप है ना चैप्टर के साथ कनेक्ट कर सको। कोई सवाल अगर इजी लगा मुझे तो मैं डायरेक्ट उसको एक्सप्लेन करके हम आगे बढ़ लेंगे, ठीक है। यहां पे दिया हुआ है इफ द टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। देखो रूट्स की बात आई, अच्छा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड सुनते ही बच्चा समझ गया चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सवाल है, जिसमें उन्होंने रूट्स की बात कही जो रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल कब होते थे, जब डी क्या हो, जीरो, डिस्क्रिमिनेंट जीरो, और डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, है ना। अच्छा, तो यहां पे देखा जाए तो ऑप्शन बी हमें करेक्ट आंसर लग रहा है, क्योंकि सेम टू सेम दिख रहा है। तो इस तरीके से सवालों को हम अटेंड करेंगे। आगे देखते हैं जरा, अगला सवाल यहां पे दिया हुआ है फॉर द एपी 4 10 16 22 डॉट 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 द कॉमन डिफरेंस डी इज व्हाट। अरे क्या बात है, देखो यहाँ पे पहली टर्म a1 हमें 4 दिख रही है, दूसरी टर्म a2 हमें 10 दिख रही है, और कॉमन डिफरेंस डी का मतलब होता है किसी भी टर्म का आगे वाले से डिफरेंस, मतलब a2 माइनस a1। तो अगर आप ट्राई करोगे 10 माइनस 4 तो आपको क्या मिलने वाला है, 6। दैट मींस ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम ऐसे सवालों से डील करेंगे। आगे का सवाल देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये है ना, पहला पॉइंट दिया और दूसरा पॉइंट दिया, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, और उसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है, ये पता चल जाता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पॉइंट ए बुला लेते हैं 0,5, इसको पॉइंट बी बुला लेते हैं -5,0, इसको देखा जाए तो ये x1 y1 है,
इसको देखा जाए तो ये x2 y2 है। डिस्टेंस बिटवीन a एंड b को बुलाते हैं हम ab इक्वल टू अंडर रूट में, जिसको भी फॉर्मूला नहीं पता अच्छे से देख लेना, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। देखो आप अगर यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर या है ना प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर तो चल जाता है। किसी एक में भी गलती से ऑर्डर चेंज हो गया, डरने की बात नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर करने वाले हैं, इसलिए फाइनल आंसर हमेशा आपका पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखा जाए तो अंडर रूट में देखो x1 माइनस x2 मतलब कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस। देखो यहाँ पे x1 देखा जाए 0 है, माइनस x2 देखा जाए तो माइनस 5 है, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाता है। देखो y1 माइनस y2 दैट मींस 5 माइनस 0 का स्क्वायर। गांव का बच्चा बच्चा जानता है भाई 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है। बच्चे ने कह दिया साहब जी 25 प्लस 25 50 मतलब 2 बार 25। मैंने कहा 25 का रूट क्या होता है 5 होता है, तो इसका रूट पता था, इसका नहीं पता था तो इसको रूट के अंदर रहने दिया, तो हमें आंसर मिल गया 5√2। दैट मींस ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर। तो ऐसे हम सवालों को डील करेंगे। आपको लगे कि जहां पे आपको आता है पॉज करके खुद जरूर ट्राई करना, क्योंकि बच्चे को एग्जाम में खुद ही लिखना है, ये तो सिखाने की प्रोसेस है। सिखाने की प्रोसेस अलग होती है बच्चा लोग, इससे बच्चा सिर्फ सीखता है, लेकिन एग्जाम में उसे एग्जीक्यूट करना होता है। उस प्रोसेस के लिए बच्चे को भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। तो इस मामले में हमेशा ध्यान दे, वीडियो पोज करके खुद भी ट्राई करें, फिर अपने आंसर को चेक करें कि भाई मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो भाई यहाँ से सीख ले, और क्या, ये आप ही के लिए है। यहां पे देखा जाए तो लिखा है देखो ट्रिगोनोमेट्री का सवाल, और ये सवाल क्या है, ये तो फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। दैट मींस ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर, है ना। अगला देखा जाए तो फॉर एनी डेटा, यहां पे देखो x बार आते ही बच्चा समझ गया स्टैटिस्टिक्स का सवाल। यस, स्टैटिस्टिक्स का सवाल है, और इसके भी सवाल दिखते ही है। इसके सवाल ज्यादातर स्टैटिस्टिक्स का एक है ना टॉपिक बहुत फेमस है, जिसे हम कहते हैं एम्पिरिकल रिलेशनशिप। उसके सवाल देखे ही जाते हैं। हम कह सकते हैं एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, इन तीनों के बीच का एक रिश्ता होता है जिसे हम कहते हैं z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। इस फॉर्म को किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा के आपको सवाल बोर्ड में पूछता ही है, तो इस पे जरूर फोकस करें। यहाँ पे अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या कहा है, देखो यहाँ पे मीन दिया हुआ है, अच्छा मोड दिया हुआ है, देन उन्होंने कहा मीडियन। क्या बात है, तीनों चीजें दे दी, मतलब एम्पिरिकल रिलेशनशिप यूज करना है। z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, है ना। हम ये जानते हैं z की वैल्यू देखो बच्चा जानता है 25 है, 3 इंटू इसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन x बार के बारे में पता है, क्या है वो 25। मैंने कहा भाई 25 2 जा 50 होता है, 50 इधर जाती प्लस हो जाता है, क्योंकि यहाँ माइनस था, इस तरफ आके प्लस होगा। 50 प्लस 25 इज 75 इक्वल टू 3 टाइम मीडियन। 3 अगर डिवाइड में जाएगा तो मीडियन इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाता है 25। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज आर आंसर। तो इस तरीके से सवालों को अटेंड करेंगे हम। आगे सवाल देखते हैं जरा कौन से चैप्टर के दिए हुए हैं। यहाँ पे भी उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सेम टाइप के ही थोड़े से सवाल पूछे, बस ऑप्शन की जगह यहाँ पे ब्रैकेट दिए गए हैं। उन्होंने कहा है 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ ब्लैंक नंबर। भाई कभी भी रूट 5 दिख जाए, क्या दिख जाए रूट 5, वो अगर आपने कोई भी रूट दिख गया समझ लीजिए, और उसको सिंप्लीफाई करने पर रूट निकल नहीं रहा, इसका मतलब आंसर हमेशा इरेशनल नंबर होगा। कैसा होगा इरेशनल नंबर, है ना। तो पहले चैप्टर्स में रेशनल इरेशनल वाले वहां से सवाल पूछे जाते हैं, एज वेल एज एचसीएफ वाले भी पूछे जाते हैं, तो दोनों टॉपिक को अच्छे से कर लेना चाहिए, है ना। यहाँ पे आगे देखें तो यहाँ पे क्या दिया है, द सम ऑफ जीरोस। भाई चैप्टर नंबर 2 का सवाल, यहाँ 1 का यहाँ 2 का, है ना। अच्छा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, जीरोस को हम नॉर्मली बुलाते थे अल्फा एंड बीटा, है ना। उसका प्लस, सम मतलब प्लस, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो बच्चों ने कहा सर जी यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर ध्यान से देखा जाए तो a की वैल्यू हमें क्या दिख रही है 4, b की वैल्यू हमें -3 एंड c की वैल्यू -7। तो मैंने कहा वैल्यू डाल देते हैं, देखो माइनस एज इट इज, b की वैल्यू -3 है, a की वैल्यू 4 है, माइनस माइनस प्लस, दैट मींस आंसर इज 3/4। दैट मींस हम कह सकते हैं ये वाला हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं जरा। यहाँ पे देखा जाए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। भाई 3 टाइम्स यहाँ पे आपने क्या किया है, कॉइन को टॉस किया। अब बच्चा जानता है एक बार टॉस करने पर भाई 2 आउटकम मिलते हैं, हेड या तो टेल। 2 बार करने पर 2 इंटू 2, है ना, 2 बार, अच्छा 3 बार टॉस करने पर 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसे नॉर्मली लोग ऐसे भी कहते हैं 2⁻3, मतलब 2 एक बार का आउटपुट, और यहाँ पे 3 मतलब कि कितनी बार आपने उसको टॉस किया है या थ्रो किया है। तो 2 की पावर 3 नॉर्मली हो जाती है 8। यहाँ पे उन्होंने पूछा है
द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। क्या बात है, दैट इज 8। मतलब पेपर अगर देखा जाए ना, बड़ा इजी पेपर निकाला है। अगर बच्चा बेसिकली अच्छे से एनसीईआरटी या हमारे जो मॉड्यूल्स के क्वेश्चन से उतना करके जाए ना, आउट ऑफ आउट ला पाएगा मेरे ख्याल से। जब तक जो हमने अब तक सवाल देखे उसमें मुझे नहीं लगता कोई भी हैवी सवाल है ना, बहुत आसान सवाल आ रहे हैं। देखो अगला भाई, tan इंटू कॉट, ये तो फॉर्मूला में ही सिखा दिया है। tan इंटू कॉट क्या होता है, 1 होता है। किसी को नहीं पता तो चलो यहाँ पे थोड़ा डिटेलिंग ले लेता हूँ। tan थीटा था, इंटू कॉट मतलब होता है 1/tan थीटा, है ना। अच्छा भाई साहब, ये दोनों उड़ जाते, सिर्फ 1 बचता है, दैट मींस दिस इज आवर आंसर, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के भी जो सवाल है मुझे लगता है बहुत आसान पूछे उन्होंने। यहाँ पे देखो, अ सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। अच्छा देखो, कोई भी सर्कल आप बनाओगे उसमें यहाँ पे सपोज किसी बच्चे ने एक लाइन बना ली, तो दूसरी लाइन यहीं पे ऐसी बनेगी जो टेंजेंट होगी और उससे पैरेलल होगी, यहाँ पे और यहाँ पे। इसके अलावा कोई भी लाइन आपने बनाने की कोशिश की यहाँ पे, तो इससे पैरेलल नहीं होगी, यानी उससे पैरेलल टेंजेंट नहीं बनने वाली। तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम सिर्फ 2 ही टेंजेंट्स होती है जो पैरेलल होती है। याद रखना, आपने सपोज यहाँ पे कोई लाइन बना ली टेंजेंट्स, तो दूसरी टेंजेंट यहीं पे बनेगी, मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल होगी। इसके अलावा इससे पैरेलल है ना, कोई और टेंजेंट नहीं बन सकती। अगर आपने यहां ड्रॉ कर दिया तो सेकेंड हो जाएगी जो पैरेलल होगी, लेकिन टेंजेंट नहीं होगी। इसका मतलब है कि मैक्सिमम 2 ही पैरेलल टेंजेंट हम बना सकते हैं। अब देखो यहां पे देखा जाए तो दिया है मीडियन। देखो वापस सवाल आ गया स्टैटिस्टिक्स का, तो अच्छी बात है, ट्राई कर लेते हैं। मीडियन ऑफ दिस डेटा इज ब्लैंक। मीडियन का रूल याद है आपको, पहले हम उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे जब भी डेटा अनग्रुप हो। ये वैसे ही अनग्रुप है, लेकिन साथ में ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। तो भाई मीडियन का मतलब हमने सीखा था मिडल डेटा। तो मिडल डेटा कैसे ढूंढते हैं, मैंने कहा सिंपली बात है, सपोज आप है ना और आपके दोस्त बहुत सालों बाद मिल रहे हैं, आप यहाँ पे खड़े हो, वो वहां पे खड़ा है ना। क्या है, आपको मिलना है तो क्या करोगे, आप एक स्टेप आगे आओगे, वो भी एक स्टेप आगे आएगा, आप एक स्टेप आगे आओगे, वो भी एक स्टेप आगे आएगा, फिर आप लोग यहाँ पे मिलोगे कहीं, है ना। फिर उसे ले जाओगे कहीं पे भी बाहर खाना वाना खिलाने, दोस्त आया, या फिर घर पे ले जाओगे, है ना। तो यहाँ पे आपको पता चला बीच का डेटा ये है 1, इसका मतलब हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, 1। वैसे तो इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा है ना मनोरंजन टाइप से करते हैं, क्योंकि बच्चा वैसे भी पूरे दिन अभी पढ़ रहा होता है, तो उसे थोड़ा मजा आना चाहिए, है ना। यहां पे देखते हैं, आगे दिया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। क्या बात है भाई, ट्रू फॉल्स वाले सवाल आ गए। देखते हैं जरा, ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन से ना हमारा कंटेंट काफी डेवलप करते हैं। कुछ को लगता है ये एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी सवाल होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, वो कुछ को अच्छे नहीं लगते, लेकिन अगर आपको अपना कंटेंट डेवलप करना है तो ये सवाल आपको बड़ा मदद करते हैं। इसीलिए आप भविष्य में जैसे ही बड़े होंगे, आप देखोगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आएगी, चाहे कॉमर्स में जाओ, साइंस में जाओ, है ना। कॉमर्स में जाओगे तो सीए फाउंडेशन आता है, साइंस में जाओ तो जेडब्ल्यू, नीट, गुस्सेट, ऐसी बहुत सारी एग्जामिनेशन आती है जो कहीं ना कहीं एमसीक्यू बेस्ड पेपर पूछती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई इससे बच्चों का टैलेंट बहुत अच्छे से जज किया जा सकता है। तो आप अपना अगर टैलेंट बढ़ाना चाहते हो, अपना कंटेंट पावर को या फिर कॉन्सेप्ट्स को और डिटेलिंग में समझना चाहते हो, तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस जरूर करें। यहां पे सवाल देखते हैं सर। द एचसीएफ ऑफ 70, 23 एंड 29 इज 1। मैंने कहा तीनों के तीनों भाई प्राइम नंबर है। कैसे है, प्राइम नंबर, दैट मींस ये सही है। ये कैसा है, ट्रू है। यहां देखो आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस। अच्छा, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x इज 2 फ्रॉम द गिवन फिगर। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 2 का सवाल है, जिसमें हमने सीखा था कि भाई ग्राफ y इक्वल टू p ऑफ x का x एक्सिस को जितनी बार छुएगा, तो मैंने देखा यहाँ पे एक बार छू रहा है, उतने जीरोस मिलते हैं। तो भाई यानी कि एक ही जीरोस मिलना चाहिए। देखो उन्होंने कितना लिखा है, 2। और ये भाई फिर तो तू फॉल्स है, गलत स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने। चलो कोई बात नहीं, तो फॉल्स लिख के आ जाना। अगला सवाल दिया है, इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर। देखो यहाँ पे ये दोनों है ना, क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है, जिसमें 2 इक्वेशन ऑलरेडी दिए हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। यहाँ पे दिया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 18। मैंने इक्वेशन 1 बुलाया इसको, इसको इक्वेशन 2 बुलाया, और उन्होंने कहा है देन x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो मैंने कहा देखते हैं चलो x प्लस वाई इक्वल टू 5 होता है कि नहीं। तो पहले इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मैंने कहा यार इक्वेशन 1 प्लस 2 करते हैं, क्योंकि यहाँ पैटर्न दिख रही है। देखो ये 5x बन रहा है, ये 5y बन रहा है, और ये बन रहा है 30। मैंने कहा 5 अगर कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 30। देखो 5 डिवाइड में जाता है तो क्या कहता है, 5 6 जा, तो मुझे मिल रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 6, और यहाँ लिखा हुआ था 5, मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है ना। देखो आगे क्या दिया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। सबको पता है इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 ही होती है, तो ये हमारा कैसा है, ट्रू हो गया, है ना। ये स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन।
यहां पे दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस और वन वर्ड, है ना, मतलब यहाँ पे छोटे छोटे सवाल दिए जिसके आंसर्स हमें, है ना, वर्ड में दे सकते हैं, फिगर्स में दे सकते हैं, स्टेटमेंट में दे सकते हैं। देखो यहां सवाल दिया है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो ए 2a 3a, ये क्या एपी है कि नहीं? मैंने कहा यार क्लियरली बात है, देखो पहले दिया हुआ था ए, उसमें जब हम ए ऐड करेंगे तभी 2a होगा, 2a में अगर मैं ऐड करूं ए तभी ये 3a होगा, मतलब कि किसी नंबर्स में कोई नंबर फिक्स ऐड हो रहा हो तो उसे डेफिनेटली एपी कहते हैं। इसीलिए मैं कह सकता हूं यस इट इज एन एपी। अच्छा, अगर बच्चे को ऐसे अटेंड नहीं करना और दूसरे तरीके से करना है कि भाई साहब जी हमें पता है किसी भी टर्म का आगे वाले से डिफरेंस लो और अगर वो सेम हो जाए तो उसे हम एपी कहते हैं, मैंने कहा वैसे भी ट्राई कर सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो सर यहाँ पे अगर a2 माइनस a1 करें मतलब 2a माइनस a करें तो a मिल रहा है, फिर a3 माइनस a2 करो मतलब 3a माइनस 2a करो तो a मिल रहा है, मतलब हर जगह पे डिफरेंस सेम मिल रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तब वो एपी होता है। तो आप अगर ऐसे लिखो कि यस सर जी इट इज एन एपी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल को जैसे चाहे अटेंड कर सकते हो, लेकिन बस कंटेंट आपने जो लगाया है उसमें वो सही होना चाहिए। आगे लिखा है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट लाइंग इनसाइड अ सर्कल। अरे भाई सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट होगा, वहां से आप कभी भी अगर कोई भी लाइन भी बनाओगे तो वो दो जगह सर्कल को छुएगी, अगर दो जगह छुएगी इसका मतलब वो कभी भी टेंजेंट नहीं होती, उसे सीकेंट बुलाते। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आंसर आ जाएगा जीरो, जीरो टेंजेंट बना सकते हैं भाई हम ऐसी, है ना, एक भी टेंजेंट हमसे ऐसी नहीं बन पाए। अ डाई इज थ्रोन वंस, मतलब प्रोबेबिलिटी का सवाल आ गया। देखो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स उनका वेटेज काफी दिया हुआ है तो उस पर आप जरूर फोकस कीजिएगा। यहां पे दिया है अ डाई इज थ्रोन वंस व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नंबर 6। देखो अब उनको प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, है ना, इवेंट ए में ले लेता हूं नॉट गेटिंग नंबर 6, अगर नंबर 6 नहीं चाहिए आपको डाइस थ्रो करने पर तो क्या चाहिए, तो बच्चा कहता है सर 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 चलेगा। मैंने कहा इसका मतलब कि भाई 5 पॉसिबिलिटी है आउट ऑफ टोटल 6, सो दैट मींस आवर आंसर इज 5/6। आगे देखा जाए यहां पे दिया है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर। भाई 11 नेचुरल नंबर का मीन चाहिए, तो मैंने कहा यानी डेटा दिया है 1 2 3 अप टू 11। मैंने कहा सबसे पहले मीन का फॉर्मूला याद करते हैं, क्या होता है मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो बच्चे ने कहा सर सम ऑफ डेटा तो कीजिए, मैंने कहा सम ऑफ डेटा करने जाएंगे तो हमें इसका सम करना आता है, क्योंकि यहाँ पे ये देखा जाए तो ये एपी है, क्या है ये एपी। अच्छा सर इसमें भी एपी, यस देखो जरा 1 2 3 4, है ना, और एपी का अगर हमें प्लस करना हो तो नॉर्मली हमें फॉर्मूला पता था, क्या फॉर्मूला पता था, एक पता था एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, है ना, मतलब कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो मैंने कहा ठीक है, देखो नंबर ऑफ डेटा कितने हैं 11 डिवाइड बाई 2, पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म, पहली टर्म 1 है और लास्ट टर्म 11 है, मतलब कि 1 प्लस 11, क्या बात है, देखो 11 प्लस 1 12, तो 2 6 है ना 12 हो जाता है, 11 6 हो जाता है 66, तो हमें आंसर मिल चुका है। चलिए यहाँ पे रख देते हैं ये है 66। नंबर ऑफ डेटा गांव का बच्चा बच्चा जानता है भाई 11 होता है, 11 6 66, मतलब आंसर इज 6, तो यहाँ पे हमें मिल गया 6, है ना। तो ऐसे इस तरीके से सवालों को अटेंड कीजिए और खुशियां मनाइए। देखो अब दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग, है ना, 21 टू 24, हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव के जो ये लास्ट कुछ सवाल है वो कैसे दिए होते हैं, मैच द फॉलोइंग, है ना। नॉर्मली मैंने देखा ये मैथ साइंस सभी में ऐसा देखे जाते हैं, तो चलिए बच्चा इसकी मजे लूटेगा। बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, देखो हेमिस्फीयर सभी को पता है कुछ इस तरह का शेप होता है, जिसमें ये जो बेस होता है ये वाला, है ना, ये हम कह सकते हैं सर्कुलर होता है, इसका एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। वॉल्यूम ऑफ 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन नॉर्मली अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरीके का होता है ना, उसका अगर आप साइड व्यू देखोगे तो आपको याद आएगा सर जी ये तो सिलेंड्रिकल है, मैंने कहा सिलेंडर का वॉल्यूम बता दो फिर, है ना, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यानी कि यहाँ पे जो पहला वाला है उसमें बी आएगा, दूसरे वाले में सी आएगा, है ना। तो इस तरीके से सवालों को अटेंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। अच्छा लेंथ ऑफ आर्क की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180, तो बच्चे ने कहा सर फिर तो सी इज द आंसर, यस। सरकमफेरेंस, भाई सबको पता है सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, लेकिन 2 इंटू आर इज एक्चुअली डायामीटर, सो यहां हो जाता है पाई इंटू डायामीटर, दैट मींस ऑप्शन ए इज आर करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवालों से आप ट्राई कर सकते हो। अब आ चुका है हमारा सेक्शन बी, बहुत ही प्यारा सेक्शन जिसमें दो दो मार्क्स के सवाल है। तो देखते हैं 2 मार्क्स के सवाल कौन सा चैप्टर ज्यादा टारगेट करता है, ताकि आपको पता चले कि जब आप एग्जाम में तैयारी कर रहे हो तो कौन से चैप्टर में से 2 मार्क्स के सवाल हमें ज्यादा करने चाहिए।
यहां पे दिया है फाइंड द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। गांव का बच्चा बच्चा जानता है फोर जीरोस, है ना, फोर जीरोस, ये जो भी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। अच्छा, मैंने कहा यस। अब देखो इसके हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालते थे हम? ये देखो एक्स स्क्वायर के बाजू में कुछ है क्या, बचने का 1, तो उसको लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते थे, तो क्या आएगा 1 10 10। यहाँ पे है 7, मतलब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। 10 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसका एडिशन 7 आ जाए। अच्छा, तो इसको ऐसे दो नंबर में डिवाइड करो। बच्चे ने कह दिया सर 5 2 जा, मैंने कहा दोनों का प्लस देखो 7 भी आ रहा है, बढ़िया बात है। तो अब हम इस 7 को बुलाएंगे 5 + 2, बाजू में x था इसलिए 5x + 2x। तो मैंने कहा कोई इशू नहीं। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें से और इसमें से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ से x बाहर निकलेगा तो बचेगा x + 5, यहाँ से 2 बाहर निकलेगा तो यहाँ बचेगा x + 5 इक्वल टू 0। देखो जब भी यहाँ सेम टर्म आई इसका मतलब आपने सही तरीके से फैक्टर किए। अगर यहाँ सेम नहीं आई इसका मतलब आपने कुछ लोचा मारा है, चेक जरूर कर लेना। देखो यहाँ से x + 5 को अगर मैं बाहर निकालूंगा, ये बाहर चला गया, अंदर बचा x और यहाँ क्या बचा 2 विच इज इक्वल टू 0। मैंने कहा इफ प्रोडक्ट इज 0 हम कह सकते हैं आइदर फर्स्ट वन इज 0 और सेकंड वन इज 0, है ना। अच्छा, 5 उधर गया तो बेचारा हो जाता है -5, ये उधर गया तो बेचारा हो जाता है -2। तो भाई साहब आपको x की वैल्यू मिल चुकी है, इसी को जीरोस बुलाते हैं, यानी आपको अपने जीरोस मिल गए, है ना। तो इस तरीके से ऐसे सवालों से डील कर सकते हैं। आगे उन्होंने दिया है एक और अच्छा सवाल, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने नोटिस किया क्या, 2 मार्क्स के दोनों सवाल हमें कहीं ना कहीं सेम चैप्टर से मिल रहे हैं। भाई आगे भी देखो, यहाँ पे इस सवाल को गौर से ऑब्जर्व कीजिएगा, है ना। ये किसका है, पॉलिनोमियल का। इसके बाद ये सवाल देखिए किसका है, पॉलिनोमियल का। मतलब पॉलिनोमियल अगर आप कर रहे हो तो 2 मार्क्स वाले सवाल को जरूर टारगेट करना चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उसमें जो पहली एक्सरसाइज है वो तो नंबर ऑफ जीरोस ढूंढने वाली है ग्राफ पर से, तो वो ऑलरेडी इजी है 1 मार्क्स वाले। और बाकी के जो सवाल दिए है इट इज ऑलरेडी लुक लाइक 2 मार्क्स क्वेश्चन, है ना। वो ऑलरेडी 2 मार्क्स वाले ही लग रहे हैं, बहुत ऐसे बड़े सवाल नहीं है, है ना। कुछ में अगर बड़ा कैलकुलेशन आपको लग रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है वो सवाल वैसे भी 2 मार्क्स के लिए ठीक ठाक है। चलिए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। ये एनसीईआरटी का ही सवाल लग रहा है भाई साहब, है ना। यस, उसी का सवाल है। देखो, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि जीरोस को हम अल्फा बीटा नाम से बुलाते थे। एंड प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, है ना। अच्छा, देखो जरा क्या दिया हुआ है, दैट इज गिवन एज ए -1/4 एंड 1/4। अब एक बच्चे ने मुझसे कहा सर हमें तो पता था अल्फा प्लस बीटा इज एक्चुअली -b/a, ये होता है c/a। मैंने कहा देखो नीचे का डिनोमिनेटर डायरेक्टली मैच कर रहा है। अच्छा, तो इससे हमें लग रहा है e की वैल्यू सभी को लग रहा है 4 आनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल सर, ये माइनस माइनस को हटा देंगे तो हमें b की वैल्यू 1 दिख रही है। मैंने कहा ये भी सही बात है। और अगर देखोगे तो c की वैल्यू क्या है, 1 है। वैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, उससे हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढ सकते हैं, लेकिन इस सवाल में क्या ही मेहनत करना यार। देखो ये a b and c एकदम इजीली मिल गया। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखता है एक्चुअली ax² + bx + c जैसा। मैंने कहा यार a b and c की वैल्यू पता है, रख दे तेरे को आंसर मिल जाएगा। देखो भाई a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, तो गौर से देखो ये आपको आंसर मिल गया, है ना। तो सवाल एकदम इजी है। आपका पेपर अगर आप नोटिस करोगे तो आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लो ना, तो मुझे लगता है ऐसे पेपर में तो बच्चा फोड़ के रख सकता है भाई, बहुत बढ़िया नंबर ला सकता है। देखो आगे दिया है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, है ना। देखो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये सवाल भले चैप्टर नंबर 4 का है, लेकिन वही फैक्टराइजेशन की मेथड मतलब दूसरे चैप्टर में मेहनत की वो चौथे चैप्टर में भी काम आ गई, है ना। चलो, यानी कि आप जो भी मेहनत करते हो बिगिनिंग में, चैप्टर नंबर 2 आपने बिगनिंग में पढ़ा था, उसको वो आपको बाद में भी है ना काम आया। सेम वे लाइफ में भी ऐसा होता है, जो भी आप अभी मेहनत करोगे वो फ्यूचर में आपको काम आने वाली है। तो थोड़ी ऐसी छोटी छोटी बातों पे ध्यान रख लेना, है ना, उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। अब सवाल पे आ जाते हैं। सवाल दिया है x² - 3x - 10 इक्वल टू 0, है ना। अब देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है x² के बाजू में कुछ नहीं है, मतलब 1 × -10 इज -10। यहाँ पे दिख रहा है मुझे -3। तो अब देखो -10 के ऐसे फैक्टर निकालने होते हैं जिसका एडिशन -5 -3 आ जाए। आपको बता दूं, जब भी यहां माइनस दिखे, यहां पे माइनस दिखे, आपको एक बात ठान लेनी है कि दोनों माइनस है, इसलिए जो भी फैक्टर निकालोगे उसमें से बड़े वाले को माइनस दोगे। मैंने कहा बड़े वाले को माइनस दोगे, इससे आपको फायदा हो जाएगा, फैक्टर इजी हो जाएंगे। नॉर्मली बच्चा जानता है सर 5 2 जा 10 होता है। मैंने कहा बड़े वाले को माइनस दे, देख -5 2 जा -10 एज वेल एज -5 + 2 इज -3, मतलब इजीली आपको फैक्टर मिल गया। तो अब -3 को आप स्प्लिट कर सकते हो, -5 + 2 यहां पे करके देखते हैं। -5 बाजू में x था तो लिखना पड़ेगा,
प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। मैंने कहा भाई यहाँ गौर से देख जरा, दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। यहां से मैंने कहा x को कहा तू बाहर आ जा, तो x माइनस 5। यहां से मैंने कहा भाई तू बाहर आ जा, तो अंदर बचेगा x माइनस 5। अब बच्चे ने कहा सर ये सेम टर्म दिख रही है। मैंने कहा सेम सेम आना ही चाहिए और उसको बाहर ले लो। अच्छा, तो इसको मैंने साइड में आ जा, मैंने कहा भाई तू सेम सेम है बाहर आ जा। अंदर कौन बचेगा, x प्लस 2। भाई प्रोडक्ट जीरो, इसका मतलब या तो पहला वाला जीरो या तो दूसरा वाला जीरो। मैंने कहा माइनस 5 उधर चला जाएगा तो प्लस 5, अच्छा प्लस 2 उधर चला गया तो माइनस 2। तो आप देख रहे हो सवाल काफी इजी तरीके से बन सकते हैं। पोज करके आप खुद भी ट्राई कर लो और आंसर अपना चेक करते रहो, ठीक है। चलिए, फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस एपी। मैंने कहा भाई 10th टर्म मतलब तो A10। यस, मैंने कहा देखो एपी में यहाँ पहली टर्म दिख रही है मुझे 2, और डिफरेंस देखा जाए तो ये होता है A2 माइनस A1, मतलब 7 माइनस 2 कितना होता है 5, है ना। अब बच्चे ने कहा सर A10, मैंने कहा A10 का सिंपल फॉर्मूला होता है A प्लस यहां जो लिखा है उससे एक कम D लिखना है, मतलब 10 माइनस 1 90, है ना। ऐसे आप डायरेक्ट लिख दो तो भी चलेगा, और कोई बच्चा अगर चाहे सिस्टमेटिकली फॉर्मूला वाइज जाना चाहता है, आई डोंट माइंड। A की वैल्यू देख लो जरा क्या दिख रही है 2, और 9 इंटू D की वैल्यू है 5। मैंने कहा 9 5 होता है बच्चा लोग 45, 45 प्लस 2 करोगे तो आपको मिलेगा 47। अब बच्चे को बंद किया, सर हमें ऐसे नहीं जाना, हमें सिस्टमेटिक जाना है। हमें पता है कि यहां से n की वैल्यू हमें 10 दिख रही है, तो यहां मुझे, है ना, n की वैल्यू 10, क्योंकि कौन से नंबर की टर्म आपको चाहिए उस हिसाब से, है ना। तो हर बच्चा कहता है सर हमें सिस्टमेटिक जाना है, nth टर्म का फॉर्मूला लिखना है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। मैंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस सवाल थोड़ा आपको लेंथी फील करवाएगा। आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, दोनों ही मेथड वैलिड है। a की वैल्यू देखो हमें पता है यहाँ पे, लेकिन थोड़ी देर रुक जाते, है ना, पहले n की वैल्यू रख देते जो 10 है, क्या, ताकि थोड़ा आसान दिखे। देखो यहाँ पे a की वैल्यू अब रखो जरा, क्या है 2, 10 माइनस 1 9 इंटू d की वैल्यू देखो क्या है 5। अब आप लिख सकते हो 9 5 45, है ना, प्लस 2 इज एक्चुअली 47। मतलब आंसर तो लास्ट में सेम ही आने वाला है, तरीका आप कोई भी आजमा लो, है ना, बस सही वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे ने मर्जी से, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया, है ना। कुछ गलती से ऐसे कर देते हैं बच्चे, लेकिन मैं कहता हूं कि आप जब जो टाइम अपना थोड़ा सा कभी ना कहीं आप बिगाड़ देते हो इस मोबाइल की दुनिया में, उसको आप सही जगह लगाइए और अपना करियर बनाइए, बहुत फायदा मिलेगा, भविष्य बहुत सुखमय होगा, है ना। हम सबका तो आशीर्वाद ही आपके साथ ऑलरेडी, आपके मम्मी पापा का भी रहता है, सभी के आशीर्वाद से आपने अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर दी ना, तो ऊपर वाला आपको बहुत अच्छे नंबर्स दिलवा के बहुत अच्छा करियर बना सकता है। देखो यहाँ पे सवाल पे आ जाते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। भाई 1000 पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर कहां से चालू होते हैं, आप सोचिए जरा। पॉजिटिव इंटीजर कहा, मैंने कहा भाई चालू होते हैं 1 से, कहां से 1 से, और लास्ट में कौन आएगा 1000, है ना। पॉजिटिव इंटीजर का है, जीरो को ना हम पॉजिटिव गिनते हैं ना हम नेगेटिव, इसलिए वहां से चालू नहीं करेंगे। अब देखो इसका सम चाहिए हमें, तो मैंने कहा यार ए की वैल्यू मुझे 1 दिख रही है और डिफरेंस भी मुझे 1 दिख रहा है, और मुझे नंबर ऑफ टर्म भी मुझे 1000 दिख रही है यहाँ पे क्लियरली, उसका सम चाहिए। मैंने कहा एस एन का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता था n/2 a प्लस एल। क्यों सर ये वाला ले रहे हो, मैंने कहा लास्ट टर्म सबको दिख रही है, देखो लास्ट टर्म क्या है 1000 है, अगर वो पता हो तो यही फॉर्मूला रखना चाहिए, फायदा तो मिलेगा। चलो वैल्यू रख देते हैं भाई, यहाँ 1000 डिवाइड नीचे 2, ए की वैल्यू 1, लास्ट टर्म क्या दिख रही है हमें 1000। अच्छा 2 से अगर कटिंग मारेंगे तो शायद आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 500, क्योंकि 1000 का आधा है ना 500। तो मैंने कहा ये देखो ये क्या आया 500, और यहाँ पे क्या आया, इनको एडिशन करेंगे तो 1001। देखो अब इनको सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आइडिया आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करने पर 5005, और बाकी के 2 जीरो रख दो, आपको इसका आंसर मिल गया। तो इस तरीके से ऐसे सवालों से डील कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है बच्चा लोग, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल आ चुका है, यहाँ पे सेक्शंस में ऑप्शंस वगैरह दिए होंगे, तो आप चाहो तो उसके अलावा का तो कोई सवाल अटेंड कर सकते हो, बट मैं चाहता हूं कि मैं तो सारे सवाल आपको पढ़ाऊंगा, है ना, ताकि बच्चे का जो भी पार्ट स्ट्रॉन्ग है उसे वो और स्ट्रॉन्ग कर ले, और कोई वीक है तो यहाँ से वो सीख ले। यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स की बात करें तो पहले पॉइंट को ए ले लेते हैं विच इज 2,3, दूसरे पॉइंट को बी ले लेते हैं विच इज 4,1। अच्छा मैंने कहा देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ढूंढना है, ये सपोज है x1 y1, ये सपोज है x2 y2, दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बुलाते हैं ए बी इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1
होल स्क्वायर। बच्चा जानता है भाई x2 माइनस x1, देखो यहाँ पे x2 दिख रहा है 4, x1 दिख रहा है 2, है ना, y2 माइनस y1। अगर आप इसकी जगह इसके ऑर्डर बदल दो तो कोई आपत्ति नहीं है, याद रखना, क्योंकि आप अगर 3 माइनस 1 करो या 1 माइनस 3 करो, बाद में स्क्वायर करने पर आंसर सेम ही मिलने वाला है। लेकिन वो सिर्फ इसी में याद रखना, सेक्शन फॉर्मूला में ऐसी गलती मत कर देना। 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 3 माइनस 2 जिसका स्क्वायर होता है 4। मैंने कहा यार ये तो 4 आ गया 2 बार, है ना। अच्छा, तो 4 का रूट क्या होता है? 4 का रूट होता है 2, लेकिन अंदर एक 2 पड़ा रहा, दैट मीन्स योर आंसर इज 2 रूट 2, है ना। हम कह सकते हैं ये काली काली आंखें 2 रूट 2, 2 रूट 2, है ना। यहां पे दिया हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस p एंड q इज 10 यूनिट। देखो ये एक और सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आया है बच्चा लोग, यानी इस चैप्टर को बड़े अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन हमें उसके मिले हैं, है ना। देखो यहाँ पे p क्या दिया हुआ है 2 कॉमा माइनस 3, यहाँ पे हमें q दिख रहा है विच इज 10 कॉमा y, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जिसे हम pq बुलाते हैं विच इज गिवन 10। अब बच्चा जानता है pq का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अंडर रूट में क्या होता है x2 माइनस x1 मतलब 10 माइनस 2, है ना, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 विच इज माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर। मैंने कहा रूट अच्छा नहीं लगा, एक काम करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये रूट चला जाएगा, 10 माइनस 2 8 जिसका स्क्वायर होता है 64, y प्लस 3 होल स्क्वायर खोलना सबको पता है ना क्या होता है, लेकिन मैं कहता हूं थोड़ी देर हम रुक जाते हैं, इसको y प्लस 3 होल स्क्वायर लिख देते हैं विच इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर करने पर हो जाएगा 100, ये देखो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाते ही माइनस हो जाता है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है 36, क्योंकि देखो 64 उधर जाएगा माइनस होगा, तो आप यहाँ पे 100 माइनस 64 करोगे तो आपको यहाँ पे 36 मिलेगा। बच्चे ने कहा सर दोनों तरफ रूट कर ले, मैंने कहा बिल्कुल कर ले यार, यहाँ पे अगर रूट किया तो हो जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू प्लस और माइनस 6। सर क्यों प्लस और माइनस? अरे भाई तुझे समझना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट करने पर ये आता है प्लस और माइनस, क्योंकि देखो प्लस 6 का स्क्वायर भी 36 है ना, माइनस 6 का स्क्वायर भी 36 है, तो ये समझना पड़ेगा आपको, है ना। अच्छा, इसका मतलब दो ऑप्शन खुलेंगे भाई, एक तो y प्लस 3 इक्वल टू 6, है ना, या तो y प्लस 3 इक्वल टू माइनस 6। देखो ये उधर जाएगा माइनस होगा तो y इक्वल टू मिलेगा 3, ये उधर जाएगा माइनस होगा तो ये मिलेगा हमें, है ना, माइनस 3 होने पर यहाँ हो जाएगा माइनस 9, है ना। इसका मतलब हमें y का ये या तो ये आंसर आएगा। आप इसको यहाँ पे रख के चेक कर सकते हो, है ना, कि भाई कौन सा आंसर रखने पर फायदा हो रहा है। मेरे ख्याल से तो दोनों में काम हो जाएगा, आप ट्राई कीजिए जरा। देखो यहाँ पे अगर मैं इस q को, है ना, 10 कॉमा y में यहाँ पे पहले 3 ले लूं, है ना, पहले 3 ले लूं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर मैंने pq ढूंढने की कोशिश की तो क्या हो जाएगा, देखो x2 माइनस x1 मतलब 10 माइनस 2 8 जिसका स्क्वायर होता है 64, और यहाँ पे y2 माइनस माइनस प्लस y1 मतलब 3 प्लस 3 6 जिसका स्क्वायर 36, तो देखो दोनों का सम 100 जिसका रूट होता है 10, दैट मींस ये तो काम कर रहा है। लेकिन सर अगर हमने यहाँ पे, है ना, आपने यहाँ पे y की वैल्यू ये वाली ले ली माइनस 9, तो आपको q कैसा दिखेगा, q जो मिलेगा वो क्या मिलने वाला है 10 कॉमा माइनस 9, तो अगर हम PQ ट्राई करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा जरा, अब वापस होगा x2 माइनस x1 10 माइनस 2 8 जिसका स्क्वायर 64, ये तो कंफर्म था। अब माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 3, माइनस 9 प्लस 3 इज माइनस 6 जिसका स्क्वायर होता है वापस 36 विच इज एक्चुअली 100, 100 का रूट क्या होता है 10। तो यहां आपने क्या देखा कि इसका मतलब ये भी आंसर चलेगा, ये भी आंसर चलेगा, है ना, तो इसीलिए यहाँ पे दो आंसर हमें मिल रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसे सवालों से हम डील कर सकते हैं, है ना। मैंने ये क्रॉस चेक करके दिखाया आपको, क्रॉस चेक करने की आपको जरूरत हर बार नहीं पड़ेगी, आप तो सवाल खत्म करके आगे बढ़ सकते हो। देखो यहां दिया है साइन थीटा इक्वल टू 4/5 कैलकुलेट कॉस थीटा एंड टेन थीटा। मैंने कहा देखो यहाँ पे जो पहला लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 4/5, मैंने कहा इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है, साइन मतलब p/h। अच्छा, आपको याद होगा ये कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम नॉर्मली लगाते थे कि मान लेते यहाँ एंगल थीटा हो, है ना, तो ये जो सामने वाली साइड होगी इसे परपेंडिकुलर, ये 90 के सामने वाली को हाइपोटेनियस, है ना, इसको हम b बुलाते थे, इसको h बुलाते थे, और ये बाजू वाली b होती थी, है ना। यहाँ पे अच्छे से देखेंगे
तो हम कह सकते हैं कि सर जी ये पी की वैल्यू हमें देखो ऑलमोस्ट दिख रही है, ये 4 है ना, या तो 4 का मल्टीपल होगा, ये रेशियो में दिया है तो कुछ कॉमन कट हुआ होगा। लेकिन आगे हम फिर से रेशियो ही ढूंढने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ही ढूंढने वाले हैं। तो जो भी आप यहाँ पे मल्टीपल लोगे है ना, कि भाई कोई नंबर कट हुआ होगा, 4/5 आया, तो हो सकता है इससे पहले ये हो 8/10 है ना, तो बच्चा कहता है 4 2 जा 5 2 जा, उस पर से ये आंसर बना हो सकता है। लेकिन ये 2 था 3 था जो भी था, उससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला भविष्य में, क्योंकि भविष्य में हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ही ढूंढने वाले हैं जिसमें वापस वो कट होके फाइनल आंसर ही देगा। तो हमें ये चिंता की बात नहीं है। बस ये समझ लीजिए पी की वैल्यू अगर मैं 4 ले लूं और एच की वैल्यू अगर 5 ले लूं, तो ये क्या होगा? बच्चे ने कहा सर पाइथागोरस ट्रिपलेट कहता है यहाँ 3 आना चाहिए, क्योंकि 3 4 एंड 5 बनता है। कुछ तो हैंग हो गए, कैसे आया सर ये 3 कैसे आया? मैंने कहा सिंपली बता दूं, राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगता है जो कहता है एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अच्छा एच क्या था? 5, 5 का स्क्वायर 25। अच्छा पी क्या था? 4, जिसका स्क्वायर 16, बी का स्क्वायर पता नहीं भाई, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा भाई साहब, 25 माइनस 16 इज 9, दोनों तरफ रूट लेंगे तो यहाँ पे आएगा 3। अरे सर क्यों प्लस और माइनस 3 नहीं लिया? आपने पहले सवाल में तो कहा था। मैंने कहा भाई रुक जा, सुन ले, ये लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं होती है ना। तेरी हाइट सपोज 5 फुट है, 5.5 फुट है, तेरे को किसी ने कहा तू माइनस 5.5 फुट का है? नहीं ना, क्यों नहीं कहा? लेंथ भाई, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, समझ रहे हो? अच्छा तो यहाँ पे भाई मुझे ये 3 तो मिल गया, अब क्या करें? मैंने कहा अब तू ढूंढ सकता है सब कुछ, देख तेरे से क्या मांगा है, cos थीटा मांगा है, जिसका मतलब होता है b/h, b की वैल्यू 3 उठा ले यहाँ से, h की वैल्यू 5 उठा ले, फिर मांगा है tan थीटा, जिसकी क्या क्या होती है फॉर्मूला भाई? p/b। अच्छा p/b मतलब कि 4/3। मतलब इस तरीके से आप सवालों को आराम से कर सकते हो। ट्रिगोनोमेट्री का ये बहुत बेसिक सवाल दिया गया था जिसको बच्चे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। देखो एक और सवाल ट्रिगोनोमेट्री का दिया है जो बहुत छोटा, मतलब 2 मार्क्स के 2 सवाल है, आप अपनी जेब में आराम से रख के इसके मार्क्स जा सकते हो, समझ गए? मतलब इतना अच्छे से आप अटेंड कर सकते हो। देखो जरा यहाँ पे, अब देखो साइन 60 दिया है, हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है। देखो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, सासू चोर चोर ससुर, है ना, ये क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हो सकता है कोई वीडियो देखने वाले को ना पता हो वो फॉर्मूला, कोई बात नहीं यार, डायरेक्ट वैल्यू रखते भी आप कर सकते हो। जैसे साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अच्छा cos 30 की वैल्यू मैंने कहा ये भी होती है √3/2। क्या बात है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू भी 1/2। तो बच्चे ने कहा सर यहाँ 2 2 सा 4 है, यहाँ भी 2 2 सा 4 है, मतलब डिनोमिनेटर में 4 है। मैंने कहा यस 4 4 है। अच्छा √3 × √3 3 होता है, 1 1 जा 1 होता है, 3 + 1 वापस 4 होगा, तो 4/4 कैंसिल होके 1 होगा। इसका मतलब योर आंसर इज 1। तो आप देख रहे हो कि 2 मार्क्स के जो सवाल दिए हैं वो मतलब आप 1 मिनट के अंदर ही खुद प्रैक्टिस करके, मतलब एग्जाम में आप लिख के आगे बढ़ सकते हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। A tower stand vertically on a ground। भाई साहब ये सवाल अगर देखा जाए तो ये है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का। आपको पता है क्या, जो कॉन्सेप्ट हम ट्रिगोनोमेट्री के यूज कर रहे थे ना अब तक, वो टेबल्स वाली वैल्यूज वाला सवाल है ना, एज वेल एज कुछ रेशियो वाले सवाल हमने किए, उसी टॉपिक से आप इन सवाल को अटेंड कर सकते हो, है ना। मतलब उतना कंटेंट भी पता हो तो बहुत अच्छे से ये सवाल अटेंड हो जाता है। तो ये उस चैप्टर की ब्यूटी है। चलो देखते हैं सवाल क्या कहता है ना। एक टावर स्टैंड है वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड, तो मैं पहले एक ग्राउंड बना लूंगा भाई, उसके ऊपर यहाँ पे एक है ना, ये टावर है समझ लीजिए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, आप समझिएगा मैं कैसे अटेंड करने की कोशिश करूं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, तो मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा P है, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर। टावर का जो फुट है उससे कितना दूर है भाई? ये 15 मीटर, है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब यहां से अगर आप टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ढूंढोगे तो कितना होगा? 60 डिग्री। एलिवेशन दिया मतलब ऊपर देखना, याद रखना, मतलब ऊपर की साइड एंगल बनेगा, और टॉप वैसे भी यहाँ पे है। आगे उन्होंने कहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर मतलब यह देखो 90 डिग्री पे खड़ा होता है। हाइट ऑफ टावर को मैं यहाँ पे h बुला लेता हूँ, जो नॉर्मली अगर देखा जाए तो इस एंगल के लिए, जब भी आपको याद रखना है, मैंने टिप्स वैसे भी दी है लेकिन अभी भी वापस एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये P है, इस एंगल के लिए सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर साइड, और ये होता है बेस, यानी कि हाइपोटेनियस यहाँ पे अभी तक दिए नहीं है। हाइपोटेनियस की वैल्यू अगर ना दी हो और आपको बाकी की साइड्स के बारे में कुछ रिश्ता बताना हो, तो आपको समझ जाना है कि आप सिर्फ tan ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपको साइन कोस के बारे में सोचना ही नहीं है जब भी हाइपोटेनियस का आपको काम ना हो। यहाँ पे आपको काम है इस h का और इसका, है ना, क्योंकि यही चीजें आपके लिए मायने रखती है। तो इन दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो क्या हो जाता है? 10, है ना। तो tan 60, क्योंकि एंगल 60 दिया है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? h/15। tan 60 की वैल्यू बचा लो होता है √3, है ना, सबको पता है। यहाँ पे h/15, ये उधर जाएगा तो h इक्वल टू हो जाएगा 15√3 मीटर, है ना। तो इस तरीके से हम ऐसे सवालों से डील कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जरा यहाँ पे, है ना।
अगला सवाल अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे ये सवाल एकदम बेसिक सवाल दिया हुआ है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कि भाई टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब। दो क्यूब है, हर एक का वॉल्यूम दिया हुआ है। मैंने कहा पहले का वॉल्यूम, चलो एक का वॉल्यूम मान लेते हैं, यहाँ पे 125 है, उन्होंने दिया है मतलब, है ना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला नॉर्मली होता है एल क्यूब। अच्छा, दोनों तरफ रूट लेंगे, मतलब क्यूब रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अच्छा, दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अच्छा देखो ये मिल गया। आर ज्वाइन एंड टू एंड, सवाल समझिए, टू क्यूब्स जिसका वॉल्यूम ये है, आर ज्वाइन एंड टू एंड, मतलब कि भाई दो क्यूब थे। चलो ऐसे सपोज मैं थोड़ा सा है ना डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई ये इस तरीके से क्यूब दिया हुआ है, उसके बाजू में एक और क्यूब उसकी उसी वॉल्यूम वाला है ना, मतलब उसी साइज वाला ज्वाइन किया। तो बच्चे ने कहा साहब जी यहाँ पे ये 5 था तो ये भी 5 हो जाएगा। यस, तो टोटल कितना हो जाएगा 10। मैंने कहा भाई ये 10 आता है, ये कितना है 5, ये कितना है 5, तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट अलग हो गई, मतलब ये क्यूबॉइड बन गया। अब देखो सवाल में क्या कहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्या बात है, मतलब है ना, उन्होंने कहा है कि भाई वॉल्यूम ढूंढना है ये जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसका। अब देखो आप इस तरीके से भी जा सकते हो कि सर यहाँ पे आपको मिल गया L की वैल्यू 10, B की वैल्यू 5, H की वैल्यू 5, तो वॉल्यूम आपको फॉर्मूला सभी को पता है क्या होता है, LBH। तो क्या हो जाता है यहाँ पे देखो 10 इंटू 5 इंटू 5, है ना, 5 5 से 25, 25 10 से क्या हो जाता है 250, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। बच्चा ऐसे कर सकता है, लेकिन मैंने कहा भाई इतनी मेहनत भी क्यों करनी। आपको पता है एक का कितना था वॉल्यूम, एक का वॉल्यूम था बच्चा लोग 125, दूसरे का वॉल्यूम कितना था 125, दोनों ही क्यूब सेम थे, मतलब कि जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, है ना, उसके लिए मैं कह सकता हूं 2 बार वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि दोनों सेम क्यूब थे भाई जिसको मैंने जोड़ा है, दोनों सेम क्यूब थे जिसको जोड़ा है, तो भाई साहब वॉल्यूम उसका डबल हो जाएगा। डबल मतलब 2 इंटू 125 इक्वल टू हो जाता है 250, है ना। तो यहाँ पे 250 सेंटीमीटर क्यूब ऐसा लिखोगे, तो इस तरीके से आप लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से ऐसे सवालों से डील कर सकते हैं। अगले सवाल की बात करें तो अ जूस सेलर वाज, देखो यहाँ पे ये भी सेम सवाल अगर देखा जाए तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है। आपने देखा एक और सवाल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का आ गया, मतलब कुछ चैप्टर्स में दो दो सवाल 2-2 मार्क्स के दिए गए हैं, तो आप समझ सकते हो कि किसकी प्रैक्टिस हम 2 मार्क्स के सवालों के लिए ज्यादा करें, है ना। मैं यहाँ पे सारे करवाने वाला हूँ ताकि जो चीजें आपको नहीं आती वो भी आप सीख जाओ। हो सकता है एग्जाम में बच्चे ने कुछ चैप्टर की ज्यादा तैयारी की हो, कुछ की कम की हो, तो उसमें बच्चा शायद परफॉर्म तब ना कर पाए, ऐसा उसको डर हो कि भाई नहीं कर पाऊंगा, तो लेकिन यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स में स्ट्रॉन्ग करवाने की कोशिश करूंगा, उसके सारे सवाल यहाँ पे लूंगा, है ना। तो अगर उन्होंने कहा है कि भाई किसी 9 सवालों में से 6 अटेंड कीजिए, कुछ भी ऐसा कहा है, तो मैं तो 9 के 9 पढ़ाने वाला हूँ, आपको सारा कंटेंट अपग्रेड होगा। इससे फायदा क्या रहेगा कि आपको एग्जाम में आपके लिए ऑप्शन रहेगी कि मैं कौन सा सवाल जल्दी अटेंड करके आगे बढ़ूं। देखो यहां सवाल को समझते हैं अब। अ जूस सेलर, अच्छा एक जूस बेचने वाला है, वो सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लास, है ना, एक जूस सेलर है जो सर्व करता है ग्लास में, एज शोन इन फिगर। देखो ये फिगर देखिए जरा, ये ग्लास है उसका, मुझे ऐसा लग रहा है ये सिलिंड्रिकल ग्लास है जिसमें नीचे से कुछ ऐसे है ना रेज है। अच्छा ये क्यों है समझ रहे हो, है समझ रहे हो, अच्छा ये मुझे लग रहा है ना, और सभी जब समझ चुके हैं मेरे ख्याल से कि भाई ताकि उसे कम जूस यहाँ पे देना पड़े, है ना। अच्छा क्यों, क्योंकि वो कंजूस है। अच्छा रियल में ऐसे नहीं होते हर कोई, लेकिन कुछ यहाँ पे है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसा दिया हुआ है जस्ट, द इनर डायामीटर ऑफ सिलेंडर ग्लास वॉज 5 सेंटीमीटर। अच्छा ये देखो ये सिलिंड्रिकल ग्लास है जिसका डायामीटर उन्होंने दिया, मैंने कहा मैं तो रेडियस की बात करूंगा, रेडियस डायामीटर का हाफ होता है, डायामीटर 5 दिया है, उसका हाफ which is 2.5 centimeter, but the bottom of the glass had the hemispherical raised। डेफिनेटली हमें पता ही है भाई वो हेमिस्फियरिकल जैसा हिस्सा है ना, वो ऐसी उपसा हुआ है, अच्छा है ना, रेज्ड है, which reduce the capacity of glass। yes हमें पता है वो कैपेसिटी रिड्यूस करने के लिए है। ठीक है चलो देख लेते हैं यहाँ पे आगे क्या कह रहा है। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास was 10 सेंटीमीटर, ओके ग्लास की हाइट दी है, कितनी दी है भाई 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एपीरियंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास। अच्छा मतलब इसकी कितनी कैपेसिटी हमें दिख रही है ना, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे तो जूस नहीं भर पाएंगे। अच्छा तो कहाँ पे भर पाएंगे, मैंने कहा यहाँ पे भर पाएंगे, यहाँ पे जूस भरा होगा जिसे आप गटक लोगे मतलब पी लोगे, है ना। चलो उसके लिए मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ ग्लास। अच्छा तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास कैसे मिलेगा, मैंने कहा देखो पहले मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेना पड़ेगा, लेकिन पूरा सिलेंडर थोड़ी भरने वाले जो उसका हेमिस्फीयर वाला हिस्सा नहीं आने वाला, इसलिए माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच
हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। मैंने कहा भाई यहां से मैं चाहूं तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा h माइनस 2/3 आर। देखो यहाँ h बचा, यहाँ पे एक r बच गया और ये 2/3 बच गया। अब वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। देखो पाई की वैल्यू उन्होंने बता दिया है कि 3.14 रखना है, ठीक है भाई, उसकी बात का मान रख लेंगे। पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 रखेंगे। r का स्क्वायर, भाई r था 2.5, अब 2.5 इज लुक लाइक 25, 25 का स्क्वायर 625, गांव का बच्चा बच्चा जानता है भाई, यानी कि यहाँ पे 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25, है ना। अच्छा, इनटू में देखिएगा h जिसकी वैल्यू थी 10, अच्छा, माइनस 2/3 इंटू आर, 2/3 आर की वैल्यू थी भाई साहब 2.5। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेते हुए मैंने कहा देखो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा सा, ये 6.25, यहाँ पे अगर आप है ना एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 30, ओके, है ना। 2 इंटू 2.5 इज 5, मैंने कहा देखो 3 से इसको कटिंग कर देते हैं तो ये हो जाता है 3 1 जा, फिर पॉइंट करके 0 आएगा, 14 था इसलिए 3, मेरे ख्याल से हम कह सकते हैं 4 जा 12, एज वेल एज बाद में 2 बचने वाला है तो 3 6 जा 18, मतलब 6 6 6 ऐसा हो सकता है ना। यहाँ पे क्या हो जाता है, ये है 1.04, इसको मैं 7 ले लेता हूँ, या तो 666 भी ले सकते हैं, ये 6.25 है, ये हो गया 25। देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स 163.5 जैसा आंसर आएगा, है ना। आप ट्राई कर सकते हो, है ना, कि भाई इसका आंसर इसके आजू बाजू आ सकता है। तो ऐसे हम इस ऐसे सवालों को अटेंड कर सकते हैं। एग्जाम में कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ कैलकुलेशन आपका ज्यादा समय लेंगे, लेकिन वो तो आपसे कभी कभी मेहनत करवाएंगे। इसीलिए आपको समझना है कि कौन सा सवाल आपके लिए अच्छा रहेगा अटेंड करने के लिए। आपको पता चल गया था कि यहाँ पे ये ग्लास वगैरह आया था, तो जो बच्चे है ना चाहते हैं कि कोई इजी सवाल अटेंड करके आगे बढ़ जाए, जिससे मार्क्स स्कोर भी अच्छा हो जाए और वो माइंड भी उसका फ्रेश रहे, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ के लिए ऐसा कैलकुलेशन हो सकता है दिक्कत दे, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो सकते हैं, वी डोंट हैव प्रॉब्लम, है ना। आगे देखते हैं, आगे दिया है फाइंड द मीडियन ऑफ क्लास, अच्छा, फाइंड द मीडियन फॉर द क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन n दिया है, l दिया है, cf दिया है, f दिया है, h दिया है। क्या बात है, मीडियन का फॉर्मूला शायद आपको पता हो तो l प्लस n/2 माइनस cf अपॉन f इंटू h होता है। क्या होता है, इंटू h, ये वाला मीडियन का फॉर्मूला है। जिनको भी नहीं पता यहाँ पे देख लीजिए, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे ज्यादा खुशी होगी। l की वैल्यू देखो यहाँ पे 60 है, n/2 देखो, n/2 तो यहाँ 53 है, जिसका आधा हमें करना पड़ेगा भाई साहब। CF देखो क्या है, 22 है, ओके, अपॉन f की वैल्यू बोलो, f की वैल्यू यहाँ पे देखा जाए तो 7 है, इनटू में h कितना है 10। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, अच्छा ये 7 अभी किसी को कटिंग नहीं कर पा रहा, कोई इशू नहीं है। 60 प्लस देखो ये 53/2 क्या हो जाता है, 53/2 अगर आप ट्राई करोगे तो देखो 54 होता ना तो आप 27 लिख देते, लेकिन उससे कम है तो ये 26.5 हो जाएगा, माइनस ये है 22, नीचे था 7, इंटू था 10। मैं जानता हूं ये इसमें से ये माइनस करेंगे तो 26 में से 22 माइनस करने पर 4 आता है, इंटू में, है ना, मतलब साथ में 0.5 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई साहब यहां था 60, प्लस में देखो ये होता 4.5, माइनस, है ना, मतलब यहाँ पे होता है ये 4.5, इंटू में यहाँ पे है 10, ओके, नीचे क्या दिया हुआ है 7। देखो बच्चा जानता है यहाँ पे अभी भी कटिंग नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोई इशू नहीं है, यहाँ पे इसको आप 45 बुला लो, डिवाइड में आप 7 बुला लो, 7 से यहाँ पे कटिंग हो सकता है। माना कि डेसिमल में आंसर आएगा, लेकिन डरना नहीं, ये सिंपल डिवीजन है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो 7 6 42, है ना, 42 आ गया, मतलब यहाँ 3 बचा, अच्छा तो 3 बचा मतलब 30, अच्छा मतलब पॉइंट आ जाएगा, है ना, 30 मतलब 30, तो बच्चा जानता है यहाँ पे 7 4 जा 28 होता है, तो ये 6.4 हो गया, इसको अगर ऐड करेंगे तो 66.4। तो आपको आइडिया आ रहा है कि कैलकुलेशन जहां पे इजी है उसको कर लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, है ना। तो इस तरीके से ऐसे सवालों से डील कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला सेक्शन। देखो यहाँ इस सेक्शन में हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, और यहाँ पे बात करें तो अटेंड एनी 6 कहा है आउट ऑफ द 9, लेकिन हम तो सारे क्वेश्चन अटेंड करने वाले हैं, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन देखा जाए तो दिया हुआ है सॉल्व एंड द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सवाल है, ऊपर से उन्होंने बता भी दिया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए। मैंने कहा कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है, एक इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 विच इज इक्वेशन 1, दूसरा दिया है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 विच इज माई इक्वेशन 2।
अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहती है, आप किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ो पहले। तो मैंने कहा सपोज पहले वाले इक्वेशन को मैंने पकड़ा कि भाई ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, फिर उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू बनाओ। तो ठीक है भाई, यहाँ x की वैल्यू बनाते हैं, ये उधर जाएगा तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, 2 डिवाइड में गया तो x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। मैंने कहा ये हमारा इक्वेशन 3 आ गया। देखो x की ऐसी घटिया वैल्यू मिलेगी है ना, उसको आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 में रख दोगे, क्योंकि आपने इक्वेशन 1 का तो इस्तेमाल कर लिया, अब जिसका इस्तेमाल बाकी हो उसमें रखेंगे। ओके, तो मैं लिख देता हूं पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अगर आप ये वैल्यू यहां पे रखने जाओगे तो देखो 2 इंटू एक्स है, तो यहां पे आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू -24। अब x की वैल्यू थी 11 माइनस 3y अपॉन 2, तो रख देते हैं 11 माइनस 3y अपॉन 2। मैंने कहा भाई ये 2 2 तो उड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे -3y एंड -4y एक्चुअली होता है -7y विच इज इक्वल टू -24। मैंने कहा इसको इधर ले लो यार, प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 35, ये उधर जाती माइनस का प्लस हो जाएगा विच इज 7y। अगर 7 डिवाइड में गया तो हो जाता है 7 5 जा, तो आपको y की वैल्यू 5 मिल गई, जिसे आप वो x की गंदी वैल्यू थी ना वहां पे रख दोगे। अच्छा, मतलब इक्वेशन 3 में। यस, देखो आप यहां पे अगर इसको यहां रखते हो कि भाई आप लिख दो यहां पे कि पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3, तो आपको ऐसा मिलेगा x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू वाई अपॉन 2। मैंने कहा यार y की वैल्यू क्या थी, 5। अब जरा देखना 5 3 सा 15 होता है, तो यानी कि 11 माइनस 15 इज -4 अपॉन 2 विच इज -2। तो आपको x एंड y की वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से आप ऐसे सवालों से डील कर सकते हो। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल की अगर बात करें तो देखो ये भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है। यहां लिखा है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। मतलब आप देख रहे हो 3 मार्क्स के 2 सवाल वापस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। मतलब इस चैप्टर पे भी आपको फोकस करना चाहिए, काफी मदद करेगा ये इस सेक्शन में भी। यहां पे देखो क्या दिया कहा है उन्होंने, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते थे, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते थे, मतलब रिमूव करते थे। तो चलिए कोशिश करते हैं कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। पहले यहां इस इक्वेशन को लिख रहा हूं विच इज 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां पे इक्वेशन 1, इसको अगर लिखेंगे पर थोड़ा सुधार के कि भाई तुम दोनों जरा लेफ्ट साइड आना, तो ये 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 विच इज माई इक्वेशन 2। अब मैंने कहा भाई एलिमिनेट करने के लिए माइनस करना होता है, और माइनस अगर करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट कोई बच्चा सोचेगा तो कहेगा सर 3x माइनस 9x करने पर भी कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा कैसे होगा, एलिमिनेट करने के लिए कोएफिशिएंट सेम चाहिए। मतलब कि 3x माइनस 3x करोगे तब 0 हो सकता है, या तो 9x माइनस 9x करोगे तब 0 हो सकता है। तो पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा वेरिएबल हमें एलिमिनेट करना है, उसके बाद उसके कोएफिशिएंट सेम कर देंगे। सपोज यहां पे मुझे एलिमिनेट करना है x को, है ना, पहले मुझे x को एलिमिनेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों के कोएफिशिएंट सेम बनाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूं, और उसके बाद उसे कंपेयर कर देंगे, है ना, कंपेयर कर देंगे इक्वेशन 2 से। अब देखिए जरा, ये 3 से मल्टीप्लाई होते ही 9x माइनस 15y माइनस, है ना, 12 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 2 यहां पे लिख देते हैं 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे ये 1 एंड 2 इक्वेशन तो आ गए। अब एलिमिनेट करने के लिए देखो हमें चेक करना होता है कि दोनों साइन अगर सेम है तो हम माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस की साइन लगाएंगे, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे। अगर दोनों की साइन ऑपोजिट होती तो हम कुछ नहीं करते, डायरेक्टली ऐड कर देते। याद रखना ये ट्रिक्स काम आएगी। यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज, मतलब माइनस लगाएंगे तो सबकी साइन चेंज होती है, तो ये साइन चेंज हुई उसे नीचे लिख देंगे, ये दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं क्योंकि 9x माइनस 9x 0, माइनस 15 प्लस 2 इज माइनस 13y माइनस 12 प्लस 7 क्या हो जाता है भाई, माइनस 12 प्लस 7 की बात करें तो माइनस 5 हो जाता है। अब मैंने कहा ये उधर जाएगा तो माइनस 13y इक्वल टू 5, ये डिवाइड में गया तो y इक्वल टू हो जाता है 5 अपॉन माइनस 13। ये माइनस बाद में ऊपर ही आने वाला है, चिंता की बात नहीं है। अब देखो एक बार आपने एलिमिनेशन लगा दी, बाद में आप सब्स्टिट्यूशन लगाओ, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, आप इसे किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो। मैंने सोचा क्यों ना इसे, है ना, पहले इक्वेशन भी रख दिया जाए। चल, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, y इक्वल टू माइनस 5/13 पुट इन इक्वेशन 1। अगर यहां पे रख दिया तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू y की वैल्यू देखो माइनस 5 अपॉन 13 माइनस 4 इक्वल टू 0।
देखो माइनस माइनस प्लस होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 3x प्लस 5 5 25, नीचे 13 माइनस 4 इक्वल टू 0। एक काम करते दोनों को उधर ले लेते, उस तरफ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अच्छा तो ये एलसीएम लेंगे तो देखो 13 इधर आएगा, 13 4 जा 52, 52 माइनस 25 होने वाला है विच इज एक्चुअली 27, नीचे है 13। अब देखो 3 अगर डिवाइड में जाता ना यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे आ गया 3x इक्वल टू 27 अपॉन 13, 3 डिवाइड में जाता तो यहाँ पे हो जाता 3 9 जा, तो आपको x मिल जाएगा 9 अपॉन 13। तो आपको x एंड y की वैल्यू मिल चुकी है। तो इस तरीके से हम ऐसे सवालों से डील कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 7। मैंने कहा डिविजिबल बाय 7 की अगर चर्चा करें तो यहां से चालू होता है 7 14 21, है ना, यानी 7 के टेबल की चर्चा कर रहे हैं। ओके तो मैंने कहा यहां फर्स्ट टर्म मुझे 7 दिख रहा है, अच्छा, और डिफरेंस मुझे 7 दिख रहा है, और ऐसे कितने नंबर चाहिए मेरे को, अच्छा 40। ओके और उसका क्या चाहिए, सम, मतलब मुझे ढूंढना है एसएन। अरे भाई यार जब भी आपको डीएनए, जब भी आपको डीएनए दिया हो, सभी जानते हैं एसएन का फॉर्मूला। अच्छा बच्चे कहेंगे सर डीएनए सबके पास होता है, मैंने कहा यार सवाल की बात हो रही है, जब भी आपके पास डीएनए दिया हो तो एसएन का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। अच्छा यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं यार, n की वैल्यू तो 40 है तो मैंने कहा रख देते हैं 40 अपॉन 2, 2 इंटू ए की वैल्यू बता दो क्या लग रही है, अरे भाई 7 है, यहाँ पे ये हो जाता है भाई 40 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी 7 है। चलो कोशिश करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने की, ये हो जाता है 20, 2 7 जा 40, अरे भाई ये हो जाएगा 39 माइनस 7। मैं कहता हूं उससे अच्छा एक काम कीजिए, इसको है ना इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4 7 जा, है ना, अगर आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा 28 मतलब 280 माइनस ये 7 अंदर जाने वाला था तो 2, है ना, हम कह सकते हैं 280 माइनस 7, 280 माइनस 7 करेंगे तो आप जानते हो यार 273 बचेगा, तो इससे डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। किसी को ऐसे पता नहीं चल रहा तो आप एक काम कीजिए डायरेक्ट सिंपली भी कर सकते हो, 39 इंटू 7 आपको वही आंसर मिलेगा, चेक कीजिए। चलो है ना, 7 9 जा 63 तो 3 यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 7 3 जा 21 प्लस 6 विच इज 273, है ना, तो यहाँ पे 273 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या हो जाएगा देखो जरा, 4 प्लस 3 7, है ना, यहाँ पे 1 ये 8 हो जाता है, ये 2 हो जाता है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, देखो 0 से तो टेंशन नहीं है, बस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 287 का डबल करने जा रहे हैं भाई साहब, 7 2 जा 14, यहाँ पे 1 केरी, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, यहाँ पे 1 केरी, 2 1 2 जा 4 प्लस 1 5, और इसका 0 यहाँ पे डाल देंगे तो हमें ये आंसर मिल गया। तो इस तरीके से हम ऐसे सवालों से डील कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल दिया हुआ है देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। अच्छा मतलब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल आ गया, है ना, आगे एपी का आया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आ गया, मतलब उसके भी एक एक सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। देखो व्हेन AB इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। अच्छा भाई साहब यहाँ पे देखो जरा ध्यान से देखेंगे तो एक मान लेते हैं कोई सर्कल है इस तरीके से, जिसमें यहाँ पे ऐसे डायमीटर मान लेते हैं, ये AB कोई डायमीटर है, यहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा, सेंटर O होगा, है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, तो मैंने ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 बुला लिया। उन्होंने कहा है whose सेंटर इज 2 माइनस 3, भाई सेंटर दे दिया 2 माइनस 3, एंड बी दे दिया 1 4, 1 4। अब बच्चे ने कहा सर ये मुझे लग रहा है ये तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है भाई, यहाँ पे आपको पता चल चुका है कि भाई हम लिख सकते हैं ये O जो है ना, O ऑफ x y विच इज एक्चुअली मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। तो आप देखोगे जो भी सवाल पूछ रहे हैं वो लोग एकदम बेसिक पूछ रहे हैं, जिसमें कैलकुलेशन से लेके हर चीज बहुत ही नॉर्मल आ रही है, जिसे बच्चा आराम से कर ले। अब देखो यहाँ पे O ऑफ, है ना, ये वैल्यू है 2 माइनस 3 इक्वल टू, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, मतलब x1 प्लस 1 अपॉन 2, फिर आएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, मतलब y1 प्लस 4 अपॉन 2। अगर मैं कंपेयर करूंगा यहाँ पे तो हो जाएगा 2 इक्वल टू x1 प्लस 1 अपॉन 2। अच्छा 2 इधर जाएगा तो 2 2 4 इक्वल टू x1 प्लस 1, 1 उधर जाएगा तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। बढ़िया बात है भाई। अब देखो यहाँ पे -3 इक्वल टू ये है y1 प्लस 4 अपॉन 2, मैंने कहा 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा -6। अच्छा इक्वल टू यहाँ पे है y1 प्लस 4, 4 उधर जाएगा तो -4 होगा, इसका मतलब -6 एंड -4 इज -10। तो आप कह सकते हो भाई मुझे x1 y1 मिल गया, इसका मतलब जो है ना, हम b के कोऑर्डिनेट दिए हुए थे, साथ में हमें a के कोऑर्डिनेट ढूंढने को बोला था, जो x1 y1 थे वो मिल चुके हैं 3 -10, है ना। तो इस तरीके से हम ऐसे सवालों से डील कर सकते हैं।
चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वापस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप टारगेट कर रहे थे कि भाई उसमें से ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है, इस सेक्शन में भी एज वेल एज सेक्शन बी में भी हमने देखा था, तो यहां पे भी इसका वेटेज दिख रहा है हमें, तो डेफिनेटली हमें इस पे फोकस करना चाहिए, है ना। वैसे तो वेटेज वाला ऑलरेडी वीडियो हमने, है ना, बता दिया, या फिर क्लास में भी हम लोग बता देते हैं, बच्चे को पता होता है इसका वेटेज क्या है सभी चैप्टर्स वाइज, लेकिन फिर भी वो पेपर्स करता है ना, तो उसे पता चल जाता है कि भाई इस सेक्शन में मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं इसे बढ़ाने के लिए कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग करूं, तो यहाँ पे इसको हम टारगेट कर सकते हैं। वैसे भी इसमें दो ही टॉपिक है ना, ये हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला को फर्दर थोड़ा बहुत उन्होंने मिड पॉइंट वगैरह, या हम कह सकते हैं जब रेशियो ना दिया हो, ऐसे डिवाइड किया गया है, लेकिन दो ही टॉपिक है और अच्छे से तैयार किए जाए तो बहुत ज्यादा नंबर बच्चा ले सकता है इसमें से भी। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, है ना, ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस टू। अच्छा, मैंने कहा भाई इसका मतलब ये कुछ ऐसे कह रहे, देखो ये यहाँ पे सपोज लाइन सेगमेंट है जिसमें यहाँ पे दो पॉइंट है ए एंड बी, जो दिए हुए है बच्चा लोग 4,-1 एंड -2,-3। अब इसको ट्राइसेक्ट करे, ट्राइसेक्ट करने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत पड़ती है? मैंने कहा भाई मुझे तो लग रहा है 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, वो भी इक्वल टुकड़े होने चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे ट्राइसेक्ट करने वाले ये पॉइंट है सपोज पी एंड क्यू। तो एक बच्चे ने कहा सर पी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये हिस्सा 1 है और ये हिस्सा 2 है। डेफिनेटली मैंने कहा ये 1 और 1 2 हो जाता है, मतलब आपको रेशियो मिल गया भाई। अगर आपको, है ना, यहाँ पे दिख रहा हो, तो अगर आपको पी ऑफ एक्स कॉमा वाई चाहिए, तो फिर बच्चा कहेगा सर रेशियो दिया है, तो वही वाला फॉर्मूला लगा लेते, ये मान लेते अगर मैंने इसको बुला लिया यू आर माई एम, यू आर माई एन, है ना, और ये अगर सपोज हमारा है x1 y1, ये है हमारा x2 y2, तो फॉर्मूला सभी जानते हैं क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। फिर क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अच्छा देखो, फॉर्मूला आपके सामने रख दिया है, बस अब वैल्यू रखनी है ना। अब वैल्यू रखने का एक तरीका बताया था मैंने, अगर आपको याद हो तो, अगर नहीं याद है तो यहाँ पे मैं बता रहा हूं, देखना। सबसे पहले बच्चा वैल्यू रखेगा mn की, जो क्या दी हुई है 1 एंड 2, है ना। अच्छा, तो क्या होगा यहाँ पे 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 1 प्लस 2, 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 1 प्लस 2, है ना। ऐसे वैल्यू रखोगे, क्यों? क्योंकि इससे आपने mn की वैल्यू रख दी। अब आपको पता है x2 x1 रखना है, मतलब पीछे से वैल्यू रखनी है, तो -2 एंड 4, -2 एंड 4 ऐसा रखने पर क्या होगा आपको, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला में पता था ऑर्डर चेंज होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे बहुत फर्क पड़ता है भाई, आंसर पूरा रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न से वैल्यू रखोगे, कभी गलती नहीं होगी। देखो y2 y1, y2 की -3 और y1 इज -1, तो -3 एंड -1। अब आप बिंदास सोल्व कर सकते हो भाई। यहाँ पे नीचे हमें 3 दिख रहा है, यहाँ पे भी हमें 3 दिख रहा है, देखो ये 4 2 8, है ना। अच्छा, 8 -2 क्या होता है भाई, 6 होता है। अच्छा देखो, -3 एंड -2 इज एक्चुअली -5, तो मुझे लग रहा है शायद हमें आंसर दिख जाएगा 3 2 6, तो 2 एंड -5/3। तो भाई ये मुझे मिल गया, क्या मिल गया, 2 एंड -5/3। अब बच्चे ने कहा सर अब हमें चाहिए क्यू। क्या चाहिए? क्यू। मैंने कहा क्यू, अरे बोला है उन्होंने भाई, तो क्यू की बात करें, जिसको मैं एक्स डैश वाई डैश बुलाना चाहता हूं, तो ये एक्चुअली आप देखिए जरा, इस पीबी का मिड पॉइंट लग रहा है। देखो जरा, ये अगर क्यू की बात करें तो यहाँ पे 2 टुकड़े कर रहा है, इसका मतलब ये पीबी का मिड पॉइंट है, तो चलो उसी से ढूंढ लेते हैं। दिस इज मिड पॉइंट ऑफ पीबी। अच्छा, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला हर कोई जानता है, क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, मतलब 2 प्लस -2 अपॉन 2। फिर क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2, मतलब -5/3 प्लस -3 अपॉन 2। अब एक बच्चे ने कहा सर 2 - 2 कैंसल, तो 0 हो जाता है, तो ये 0। मैंने कहा कोई इशू नहीं। देखो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 इधर जाएगा, तो -5 - 3 3 एक्चुअली 9, फिर ये 3 नीचे चला जाता है, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा। ओके सर, ये -5 एंड -9 इज एक्चुअली -14, तो ये जो 2 से कट होंगे तो ये -7 देंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 0, -7/3, है ना। तो इस तरीके से हम ऐसे सवालों से डील कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि सवाल काफी आसान और अच्छे आ रहे हैं। अगर बच्चा थोड़े से एफर्ट लगाए तो वो बहुत अच्छे, है ना, नंबर्स ला सकता है। चलिए देखते अगला सवाल। अगला सवाल एक्चुअली देखो सर्कल का थियरम है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट थियरम हम कह सकते हैं। वापस यहाँ पे उन्होंने दिया है, डेफिनेटली हम इस पे फोकस करेंगे। और इसके अलावा पहला जो थियरम दिया हुआ है उसको आप जरूर करके जाना, वो चलो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम का थियरम है ना। और सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं उस चैप्टर में, सर्कल चैप्टर में कोई काम की चीज हो तो ये पहला थियरम, एज वेल एज एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जैसा दिखने वाला है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का रिवर्स फॉर्म दिखने वाला सवाल आपने ट्राई किया हो तो कुछ ऐसा सवाल आपको दिखेगा, है ना। आपको एक सवाल कुछ इस टाइप का दिखेगा,
जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप जरूर ट्राई कीजिए, करके जाइएगा। चलिए अब वापस हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक की ओर। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। मतलब कि जो हम, है ना, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सपोज कोई सर्कल है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट पी है, यहां से मैं अगर टेंजेंट बनाता हूं, है ना, अगर मैं यहां से टेंजेंट बनाता हूं, मान लेते हैं यहाँ ए है, यहाँ पे बी पे छू रहा है ना, यहाँ पे सेंटर ओ है, तो उन्होंने कहा एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी आप टेंजेंट बनाते हो वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल। मतलब हमें प्रूफ करना है कि भाई ये जो टेंजेंट पी ए है एंड ये टेंजेंट पी बी है, ये कैसा होना चाहिए, इक्वल। बच्चे ने कहा कर लेंगे यार, इतना आसान है, क्या टेंशन है। देखो जरा यहाँ पे इसको अगर प्रूफ करना हो तो हम कह सकते हैं पहले हम इसे ज्वाइंट करेंगे, है ना, सेंटर से। अच्छा, और हम जानते हैं जो पहला थियरम मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कल का, उसमें हमने सीखा था कि भाई साहब टेंजेंट एंड रेडियस, ये जो रेडियस आपको दिख रही है उसके बीच में एंगल कौन सा होता है, 90। ओके, ये हमें पता है। मैंने कहा साथ में हम एक काम करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं पी ओ, है ना। ये सब आप थोड़ा सा लिख देना कि हमने क्या किया, ज्वाइन किया ओ ए ओ बी साथ में पी ओ, ये ज्वाइन किया, लिख देना, है ना। साथ में आपको ये भी पता है यहाँ पे 90 डिग्री है, वो भी आप लिख सकते हो। अब मैं एक बात जानता हूं कि मुझे कभी भी ये दोनों चीजें इक्वल करनी हो तो दो ट्राइंगल मेरे पास है। दो ट्राइंगल अगर हमारे पास हो तो बच्चा, गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि दो ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट कर दिया जाए तो भाई सीपी सीटी पी ए इक्वल टू पीबी हो सकता है, तो क्यों ना इसे कर दे, है ना। तो दोनों ट्राइंगल के लिए चर्चा करेंगे कि भाई साहब फॉर ट्राइंगल पीएओ एंड ट्राइंगल पीबीओ, अगर दोनों ट्राइंगल की चर्चा करें तो बच्चे ने कहा सर आपको पता है क्या एंगल ए एंड एंगल बी 90 है। मैंने कहा हाँ भाई पता है, एंगल ए एंड एंगल बी 90 डिग्री है, विच इज आर राइट एंगल। भाई उसके सामने वाली ये जो पीओ है ना आपको दिख रही होगी, ये कॉमन है दोनों में। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं पीओ इक्वल टू पीओ विच इज आर कॉमन हाइपोटेनियस। अब साथ में बच्चे ने कहा सर आपको ये रेडियस नहीं दिख रही है, ये इक्वल है देखो जरा। अरे मैंने कहा बिल्कुल यार, ये ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू रेडियस विच इज माई साइड। तो देखो आरएचएस रूल बन रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं बाय आरएचएस रूल ट्राइंगल पीएओ इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल पीबीओ। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, मैंने कहा भाई सीपीसीटी का ब्रह्मास्त्र निकालते हैं। भाई सीपीसीटी है ना, ये ब्रह्मास्त्र है, जानते होंगे ट्राइंगल के अंदर बहुत मदद करता है कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, भाई सीपीसीटी आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपको जो भी बोला है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई सीपीसीटी पीए इक्वल टू पीबी, है ना। तो इस तरीके से ऐसे सवालों से डील कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर। तो यहां दिया हुआ है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 41 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ओके, देखो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का है। मैंने कहा ठीक है, चलो जरा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो मेरी डायग्राम थोड़ी सी मैं रफ और ऐसे बनाऊंगा, बट चला लेना, है ना। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है देखो जरा, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसकी रेडियस उन्होंने दी है। मैंने कहा ठीक है यार, यहाँ पे ये 41 सेंटीमीटर है, दूसरी रेडियस 40 सेंटीमीटर है ना। थोड़ा सा मैं, है ना, डायग्राम के समय टाइम नहीं बिगाड़ूंगा। अच्छा देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। क्या बात है, उन्होंने कहा कि भाई लार्जर सर्कल की कोई कॉर्ड बनाइए जो स्मॉलर सर्कल को एक जगह छू रही है। मैंने कहा भाई ये स्मॉलर सर्कल को एक जगह छुएगी मतलब ये टेंजेंट हो जाएगी, मतलब यहाँ 90 डिग्री बनेगा। अच्छा, बच्चे ने कहा सर 90 डिग्री बनेगा मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर आया, कभी भी सेंटर से परपेंडिकुलर हो कोड पे तो वो कोड को बाइसेक्ट कर दिए। कब पढ़ा था, 9th स्टैंडर्ड में यार, 9th में पढ़ चुका है बच्चा, नहीं याद है तो अभी जैसन ने पढ़ा दिया। अच्छा सर टुकड़े हुए तो मैं इसको x बुलाना चाहूंगा, ये भी x हो जाएगा। ये यहाँ पे नाम अगर a b है तो उन्होंने लेंथ ऑफ कोड मांगी है। देखो उन्होंने क्या कहा है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड, मतलब हमसे ए बी मांगा है, तो हमसे मांगा गया है फाइंड ए बी, जिसका मतलब 2x है। इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, वी नीड टू फाइंड x, वी नीड टू फाइंड x। चलिए x ढूंढने की कोशिश करते हैं। बच्चे ने कहा सर यहाँ पे m है। मैंने कहा हाँ m है। तो यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल देखते ही बच्चे का, है ना, बच्चे ने कहा सर क्या हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा दे। मैंने कहा बिल्कुल यार, तो हम लिख सकते हैं फोर, है ना, राइट ट्राइंगल या फोर ट्राइंगल ओ मा। अच्छा, यानी कि ओ एम ई, है ना, क्या कह सकते हैं, बाय पाइथागोरस थियरम, बाय पाइथागोरस थियरम, है ना। हमें क्या पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 41 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। मैंने कहा भाई तू इधर आ जा यार, ये इधर आके माइनस होगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 41 का स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। अरे भाई साहब इसका हम स्क्वायर करें क्या, मैंने कहा नहीं। देखो जरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, ए माइनस बी ए प्लस
बी। बच्चे ने कहा फायदा होगा इससे, अरे डेफिनेटली यार 41 माइनस 40 क्या होता है 1, क्या होता है 1। 1 को कहां लिखने की जरूरत है, मल्टीप्लाई में, इन दोनों का प्लस करो, सुनो क्या होगा 40 प्लस 41 इज 81। ओके, तो आपको यहां पे मिल सकता है x स्क्वायर इक्वल टू 81। दोनों तरफ रूट लेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 9। सर जी प्लस और माइनस 9 नहीं लिखा आपने, पहले तो एक बार लिखा था। अरे भाई रुक तो शांति से सुन जरा, यह है लेंथ। लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है कि नहीं, लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो समझना भाई, कोई भी मेजरमेंट हम करेंगे लेंथ ब्रेथ का तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। हमें चाहिए था ए बी, उस पे आ जाते हैं, जिसका मतलब था 2x, तो 2 इंटू 9 करेंगे क्या हो जाएगा 18, है ना, और आंसर इज इन सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ऐसे सवालों से डील कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की ओर। भाई साहब स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन, क्या बात है, स्टैटिस्टिक्स ये भी बड़ा अच्छा चैप्टर है भाई। अगर आप है ना 3 फॉर्मूलाज अच्छे से है ना तैयार कर लो ग्रुप डेटा वाले, तो आपको बड़ी मदद मिल जाती है। और बाकी अनग्रुप वाले तो भाई बच्चा 8 से करता आ रहा है तो उसे आराम से बना सकता है ना, काफी 8 की बुक में भी दिए हुए थे कुछ बेसिक्स फॉर्मूलाज। तो देखो यहाँ दिया है द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ पेशेंट एडमिट। ओके ये सब दिया हुआ है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हमें यहाँ ध्यान देना है। चलो हाँ, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। अच्छा है ना, मोड ऑफ द डेटा की बात करें तो भाई साहब मोड मतलब याद है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली चीज हमें ढूंढनी है। तो अच्छा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सर यहाँ पे दिख रही है, तुमने कहा अच्छा तो ये हमारा F1 है, ऊपर वाला होता है F0, नीचे वाला होता है F2, और इस लाइन को है ना इसको हम मॉडल क्लास बुलाते थे। तो इसके यहाँ पे जो लोअर लिमिट होता है उसे हम L बुलाते हैं। जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, मुझे 10 का डिफरेंस दिख रहा है तो वो मेरा H हो जाता है। चलो तो ये चीजें हमें मिल चुकी है। यहाँ पे हम चाहे तो इसका प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जरूरत नहीं लग रही है हमें। तो यहाँ पे बच्चा कहेगा सर जी हमें इसका फॉर्मूला याद आ रहा है कि मॉड Z इक्वल टू कुछ ऐसा होता था, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्या बात है भाई, L की वैल्यू तो यहाँ पे दी है 35 प्लस F1 माइनस F0, देखो F1 इज 23 माइनस F0 इज 21 अपॉन ट्वाइस F1 बाई 23 का डबल 46 लिख दे, माइनस F0 मतलब 21 माइनस F2 इज एक्चुअली 14 इंटू 10। चलो यहाँ पे लिख देते हैं 35 प्लस, देखो इसका डिफरेंस क्या होगा 2, 2 इंटू 10 इज एक्चुअली 20, तो यहां लिख देते हैं। देखो 46 माइनस 21 करना है, बाद में माइनस 14 करना है। तो मैं काम कर रहा हूं, 46 माइनस 21 करेंगे तो शायद 25 आएगा, 25 माइनस 14 करेंगे तो 11 आएगा। अब बच्चा जानता है साहब जी 20 डिवाइड बाई 11 मतलब पहले तो 11 वन जा 11 फिर पॉइंट आएगा, है ना। अच्छा क्यों 9 आया, 9 मतलब 90, तो 1.8 जैसा कुछ आंसर आने के चांस है। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 35 प्लस 1 इज 36.8, ये हमारा अप्रोक्स आंसर आ गया, है ना। तो इस तरीके से ऐसे सवालों से डील कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर। क्या बात है, देखो जरा यहाँ पे क्या दिया है, अ पिगी बैंक कंटेन द 150 पैसा कॉइंस। क्या दिया है 100, है ना 50 पैसा कॉइंस, कोई इशू नहीं है भाई, है ना। 50 1 रुपीज कॉइन, 50 है वो 1 रुपीज के कॉइंस, कोई इशू नहीं है। 20 2 रुपीज कॉइन, 20 2 रुपीज वाले कॉइन, चलो बढ़िया बात है ना। एंड 10 5 रुपीज कॉइन, 10 5 रुपीज कॉइन। मैंने कहा भाई अब हो गए। अच्छा चलो यहाँ पे लिख देते हैं नीचे टोटल, टोटल कितने लग रहे हैं आप। बच्चे ने कहा सर जी ये 50 प्लस ये 30 80 100 के प्लस जाएगा तो 180। मैंने कहा ठीक है चलो टोटल कॉइन तो पता चल गए। उन्होंने कहा इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। अच्छा अपसाइड डाउन, अच्छा मतलब अगर आप पिगी बैंक को उल्टा करते हो तो हर एक कॉइन के निकलने के चांसेस इक्वली है, ऐसा ये बता रहे हैं ना। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसा कॉइन। अच्छा पहला उन्होंने सवाल पूछा है कि भाई साहब उस इवेंट को मैं ये ले लेता हूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 50 पैसा का कॉइन हो। मैंने कहा भाई 50 पैसे के कॉइन कितने थे 100, मतलब फेवरेबल आउटकम 100 अपॉन टोटल 180। भाई ये 0 0 कैंसल, 5 2 जा 9 2 जा, ठीक है। वैसे आपको मैं फॉर्मूला डायरेक्ट ओरली बोल दे रहा हूं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि भाई फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, आप जरूर लिखिएगा, है ना। चलिए दूसरी बात यहां देखते, यहां पे क्या दिया है, विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज का कॉइन नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब ये सारे में से कुछ भी हो सकता है, तो ये बाकी के कितने हैं 170। तो दूसरे वाले में हो जाएगा कि भाई साहब फेवरेबल इज 170 आउट ऑफ 180, ये 0 0 कैंसल, मतलब 17 अपॉन 80। चलो आगे बढ़ते हैं भाई तीसरे सवाल की ओर। विल बी
₹1 कॉइन। अच्छा, ₹1 के कॉइन होने के चांसेस तो भाई यही है 50। मैंने कहा ठीक है, तो लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड इवेंट विल बी 50 आउट ऑफ 180। मैंने कहा 0 0 कैंसिल, इसका मतलब 5/80। तो इस तरीके से हम ऐसे सवालों से डील कर सकते हैं। आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हो मार्क्स, है ना। चलिए आगे देखते हैं जरा। 5 क्वेश्चन दिए हुए हमें अटेंड करने, आउट ऑफ टोटल 8 क्वेश्चन, है ना, और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स वाला है। यहाँ पे पहले सवाल की बात करें तो दिया हुआ है स्टेट द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड प्रूव इट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हम कह सकते हैं, और यहाँ पे उन्होंने बोर्ड के पेपर में दे दिया, बहुत अच्छी बात है। इसकी अगर स्टेटमेंट की बात करूं, है ना, ये थेल्स नाम के बंदे ने ढूंढा था, है ना, मतलब थेल्स नाम के मैथमेटिशियन ने ढूंढा था, और उसने क्या कहा था कि भाई इन अ ट्राइंगल, in a triangle if a line drawn parallel to one side of triangle। अच्छा, मैं कह सकता हूं एक साइड से पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाए then it will divide other two side in equal ratio। क्या बात है भाई, इसका मतलब यहाँ गिवन क्या है, गिवन में हो जाएगा, उन्होंने कहा है कि भाई in triangle there is a line which is parallel to one side of triangle, okay, D parallel to BC, okay, और उस टाइम पे that line divides other two side in equal ratio, that means AD upon DB, है ना, AD upon DB equal to AE upon EC, AE upon EC। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो देखते हैं जरा कि ये कैसे प्रूफ होगा। अब बच्चे ने कहा सर जी AD अपॉन DB, जरा गौर से देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा लाइट कलर से बताने की कोशिश कर रहा हूं। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, है ना, ये हमें प्रूफ करना है। तो बच्चे ने कहा सर ये हमें ट्राइंगल के बारे में एक ही बात पता है सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। मैंने कहा सही है भाई, लेकिन इससे भी काम हो सकता है, इससे भी इसको प्रूफ करके बताते हैं। चलो कोशिश करते हैं यहाँ पे इसको प्रूफ करने की। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कहीं ट्राइंगल नहीं दिख रहा तो इसको ज्वाइंट कर देते हैं। चलो इसको मैं ज्वाइंट कर देता हूँ भाई, और इसको भी ज्वाइंट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, प्रूफ चालू कर दिया है तो यहाँ पे लिख देते हैं हमने कौन कौन से काम चालू कर दिया भाई। हमने ज्वाइन कर दिया डीसी एज वेल एज बीई, साथ में हमने कुछ और काम भी किए कि भाई यहाँ पे ये अगर बेस लेते हैं तो हाइट बनाना पड़ेगा। हाइट कैसा होता है, 90 डिग्री एल्टीट्यूड। क्या करें, इसके लिए हाइट यहां से बना लेते हैं, है ना, ओके, और इसके लिए है ना यहां से बना लेते हैं। चलो नाम रख लेते हैं कुछ, यहाँ पे रख लेते हैं सपोज डीएम, यहाँ पे रख लेते हैं EN। नाम अपने हिसाब से रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आप बुक के हिसाब से एकदम कट टू कट जाना चाहते हो, वी डोंट माइंड। आपने क्या किया, यहाँ पे साथ में आपने ड्रॉ कर दिया, है ना, ड्रॉ कर दिया डीएम परपेंडिकुलर टू AC, डीएम विच इज परपेंडिकुलर टू AC, साथ में ये हम कह सकते हैं EN विच इज परपेंडिकुलर टू, है ना, EN विच इज परपेंडिकुलर टू AB। अच्छा सर, मतलब ये सभी से परपेंडिकुलर है पूरी लाइन से, यस, इसका मतलब ये इस सबकी हाइट है। अगर यहां तक की अगर डिस्टेंस देखा जाए तो ये हाइट हो जाता है, ओके। अब सर हम क्या करेंगे, मैंने कहा AD अपॉन DB लाने के लिए, AD अपॉन DB लाने के लिए काम कीजिए, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की चर्चा कर लीजिए। कोई बात नहीं, चलो उस ट्राइंगल की चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। ऊपर वाले ट्राइंगल की अगर देखा जाए, है ना, बात करें तो ऊपर ट्राइंगल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, है ना, हम ये ट्राइंगल ले लेंगे अपॉन नीचे वाले ट्राइंगल का नाम क्या था, DEB, तो यहाँ पे ले लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB। क्या होता है फॉर्मूला भाई, वही पुराना फॉर्मूला, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पे भी हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ADE के लिए, इसके लिए अगर बेस में AD लेता हूं तो हाइट हो जाएगा EM, यहाँ पे हो जाएगा AD और यहाँ पे आ जाएगा EM। देखो DEB के लिए, देखो DEB के लिए अगर बेस में DB लेता हूं तो देखा मैंने यार यहाँ कहीं हाइट नहीं दिख रही, आगे गया तो पता चला EN सेम हाइट है। क्या बात है ना, यहाँ पे DB और यहाँ पे सेम हाइट EN, और सेम हाइट ही लिखनी है, याद रखना यही ट्रिक है, तभी ये बेचारा उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, और आपको मिलेगा AD अपॉन DB, जिसकी आपको तलाश थी। बच्चा तो खुश हो गया, सर थोड़ा थोड़ा इसके जैसा दिखने लगा। मैंने कहा ये भी ला देते हैं, चल तू देख जरा, है ना। इसके लिए मुझे ट्राइंगल ADE नजर आ रहा है और इसके लिए मुझे ट्राइंगल दिख रहा है भाई साहब DEC, ओके। तो चलिए कोशिश करते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। अगर इसकी चर्चा करेंगे वही पुरानी टेक्निक होगी भाई, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। देखो ADE के लिए हमें बेस चाहिए AE और हाइट क्या आ जाएगा DM, है ना। यहाँ पे हम लिख देने वाले हैं AE एंड DM।
अब डीसी जो था ना, डीसी के लिए हमें बेस तो ईसी चाहिए था, हाइट के लिए आगे गए तो पता चला डीएम सेम हाइट है और सेम ही लिखना है। क्या कहा मैंने? सेम ही लिखना है, नहीं तो फंस जाओगे भाई, आंसर ढूंढते फिरोगे, मिलेगा नहीं। डीएम डीएम कैंसिल होना चाहिए, हाफ हाफ कैंसिल होना चाहिए, इससे आपको मिलेगा ए अपॉन ईसी। बच्चे ने कहा सर जी ये भी मिल गया, अब इन दोनों को इक्वल कैसे करें? मैंने कहा इसके इक्वल कुछ है क्या? देखो ये भी सेम, ये भी सेम, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, बी एंड सी। ओ, बच्चा तो दुखी हो गया, सर डी बी एंड डी सी क्या करे? देखो जरा, डी ई सी एंड डी बी दोनों अलग ट्राइंगल है। मैंने कहा लेकिन दोनों का एरिया इक्वल होता है। क्या होता है? दोनों का एरिया इक्वल होता है। मान लेते हैं इसको मैंने इक्वेशन 1 बुला लिया, और यहां पे अगर इसी चीज को आगे लिखने की कोशिश करूं तो बच्चा जानता है सर कि भाई यहां पे अगर इसको बेस लिया जाए, देखना ये मान लेते हैं हमारा बेस है। क्या है? बेस है। अच्छा, और यहाँ पे डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल थे, तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि ये हाइट है। क्या है? हाइट है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं या इस ट्राइंगल की, दोनों डीईबी की बात करूं या डीईसी की बात करूं, दोनों का फॉर्मूला सेम हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी की बात करें, है ना, या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी की बात करें, अगर इसकी बात करें, किसी की भी बात करें, फॉर्मूला इसका वही होगा, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अच्छा सर ये दोनों इक्वल है? यस माय डियर, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये डीसी की जगह आप डीबी लिख सकते हो, तो यहां पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो डीसी की जगह आप डीबी लिखेंगे कि दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों इक्वल है। चलो भाई ये लिख देते हैं, इक्वल टू में क्या आया था? ए अपॉन ईसी, ए अपॉन ईसी विच इज इक्वेशन 2। तो बच्चे ने कहा सर जी आप गौर से देखिए, ये एडीई अपॉन डीईबी, यहां पे भी एडीई अपॉन डीईबी उसके जो बराबर है वो कैसा हो जाएगा? इक्वल। सो फ्रॉम 1 एंड 2 बच्चा कह सकता है कि साहब जी एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी। तो इस तरीके से हम ऐसे थियरम को प्रूव कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से अच्छे से लिख लोगे, है ना, मेरे से तो बच्चे काफी अच्छे हैंडराइटिंग में और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो पेपर में अपना करियर बनाना है, तो जितना अच्छे से आप लिखोगे आपको फायदा रहेगा। इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए और अपने अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल की बात करें तो यहां पे दिया हुआ है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैंप पोस्ट एट 1.2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, बच्चे ने कहा सर ये कौन से चैप्टर का सवाल है? मैंने कहा डायग्राम बनाओगे तब आपको पता चलेगा, है ना। यहाँ पे मुझे लैंप पोस्ट वगैरह ये सब देखते हुए लग रहा है ट्राइंगल का सवाल है। इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबोव द ग्राउंड, मैंने क्या किया, एक ग्राउंड बना लिया। चलो ये अपना ग्राउंड है, यहाँ पे एक लैंप पोस्ट बना लेते जिसकी लेंथ उन्होंने 3.6 मीटर दी है। अब उन्होंने कहा था अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर। देखो ये 90 सेंटीमीटर और यहाँ पे सब मीटर, तो ये बड़ी नाइंसाफी है। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 100 करने पर ये 0.9 मीटर हो जाएगा। 90 सेंटीमीटर मतलब 0.9 मीटर। ओके, तो यहां से लड़की चलते चलते जा रही है, मान लेते यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे वो लड़की पहुंची है जिसकी हाइट कितनी है? 0.9 मीटर। ओके, है ना, यहां से चलती चलती ऐसे जा रही है, दूर जा रही है एट द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकंड। मैंने कहा 4 सेकंड में वो यहां से कितना दूर गई होगी? देखो एक है ना, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड 1.2 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो इन 4 सेकंड कितना होगा? देखो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो हम कह सकते हैं 12 4 जा क्या हो जाता है? 48, मतलब 4.8 मीटर जितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर हो चुका है। अच्छा, अब उन्होंने कहा था कि भाई उस टाइम पे जब इतना डिस्टेंस कवर हो चुका हो तब लेंथ ऑफ शेडो क्या होगा? मैंने कहा देखो शेडो होने की बात करेगा तो सन के लिए, है ना, अगर बात करें इसका और इसका एंगल सेम होता है, मतलब यहां से अगर रेज आ रहा है दूर से, है ना, तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। इसको अगर ज्वाइंट करोगे तो यू विल रियलाइज दिस इज द एक्चुअली सम ऑफ ट्राइंगल ओनली। और यहाँ पे बच्चे समझ चुके हैं कि सर हमें अगर यहाँ पे इसको अच्छे से ड्रॉ किया जाए, देखो अच्छे से मतलब थोड़ा सा आपको मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं कि ये मान लेते हैं, है ना, लड़की यहाँ पे खड़ी है इस लाइन पे, तो मैं कह सकता हूँ ये है ट्राइंगल एबीसी, है ना, और ये है ट्राइंगल एपीक्यू। अगर देखा जाए तो यहाँ भी 90 डिग्री होता है, यहाँ भी 90 डिग्री होता है, और चाहे इंसान हो या खंबा, दोनों के साथ एंगल कैसा बनता है भाई? एंगल हमेशा सेम बनता है सन का, है ना, सूर्य देव का एंगल सेम बनता है यहाँ पे, जिसको मैं थीटा बुला रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? थीटा। अब बच्चा जानता है इस ट्राइंगल में और बड़े ट्राइंगल में एक एंगल सेम है, दूसरा एंगल कॉमन है, तो भाई एंगल एंगल दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। यहाँ पे लिख देते हैं ना, फॉर
ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी सी, दोनों ही ट्राइंगल की बात करें, एंगल पी एंड एंगल बी कैसे है, इक्वल है, एंगल पी एंड एंगल बी इक्वल है, विच इज वन एंगल। देखो इसको आप डायरेक्ट शॉर्टकट से भी जा सकते थे, लेकिन 4 मार्क्स का सवाल है इसलिए सब कुछ डिटेल में मैं लिख रहा हूं, है ना। बाकी यही सवाल को वो 2-3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, इतना छोटा सवाल भी बना सकते हैं। देखो ये लेंथ ऑफ शैडो है जिसको मैं एक्स बुला लूंगा, टोटल क्या आ जाएगा एक्स प्लस 4.8। अच्छा मैंने देखा था ये एंगल थीटा इज कॉमन एंगल, एंगल थीटा इज कॉमन एंगल, तो इसको एंगल ए बुला लेते हैं। यहां पे मैं लिख सकता हूं भाई एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल एपीक्यू इज सिमिलर विद ट्राइंगल एबीसी। जैसे ये सिमिलर आया मैं कह सकता हूं भाई सीपीएसटी मतलब कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जैसे सीपीसीटी था, 10th में सीपीएसटी आया था भाई, ये हमारा ब्रह्मास्त्र है इस साल का कि भाई सीपीएसटी हम कह सकते हैं उसकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। मतलब कि भाई यहाँ पे अगर 3.6 है तो उसकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स यहाँ पे 0.9 है। ये बड़ी साइड की बात करें तो x 0.8 है, तो नीचे यहाँ पे इसके छोटी साइड है x, है ना। तो ऐसे हम कह सकते हैं। बच्चों ने कहा सर जी हमें एक बात पता चल रही है, 4 कहता है ना, मतलब 9 4 सा 36 होता है। मैंने कहा इसको इधर ले ले x को, तो ये 4x हो जाएगा इक्वल टू x प्लस 4.8। ये अगर x इधर गया तो ये 3x हो जाएगा इक्वल टू 4.8। अगर ये 3 डिवाइड में गया तो 1.6 हो जाता है, मतलब x की वैल्यू 1.6 मीटर। मतलब ये आपको पता चल गया लेंथ ऑफ शेडो इज 1.6 मीटर। तो इस तरीके से ऐसे सवालों से डील कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल की बात करें तो यहां पे दिया हुआ है द एल्टीट्यूड्स ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, है ना। तो ये देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है और बहुत आसान सवाल है। देखो राइट एंगल ट्राइंगल की बातें करी तो भाई मैंने कहा चलो डायग्राम वायग्राम बना लेते, थोड़ा सा ये फोटो बना लिया मैंने, और ये बेस है ना। तो उन्होंने कहा था एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, तो मैंने कहा ठीक है लेट बेस ऑफ ट्राइंगल को मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए x, तो बेस यहाँ पे x है, तो एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री बनाने वाली साइड जो उससे 7 सेंटीमीटर कम थी, है ना। लेस कहा था मतलब कम, तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो यहाँ पे एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा x माइनस 7। उन्होंने कहा है इफ हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, भाई हाइपोटेनियस दे दिया, बच्चे ने कहा आगे सोचना ही नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस लगाएंगे और फटाफट आगे बढ़ेंगे भाई, है ना। फॉर राइट एंगल ट्राइंगल बाय पाइथागोरस, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं 13 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। देखो जरा ये a माइनस बी होल स्क्वायर खुल सकता है, ये है 169, ये है एक्स स्क्वायर, और ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, है ना। a माइनस बी होल स्क्वायर खोला है भाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है 2x स्क्वायर माइनस था 14x, देखो ये उधर जाती माइनस होगा, तो ये माइनस होगा तो 49 माइनस 169 इज माइनस 120 विच इज इक्वल टू 0। सबको 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, है ना, या फिर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। 2 अगर 0 के नीचे जाएगा 0/2 इज 0, तो ये दिख रहा है मुझे भाई। अच्छा देखो ये दिख रहा है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अगर इसके फैक्टर निकाले तो हम कह सकते हैं माइनस 60 के ऐसे फैक्टर निकालने पड़ेंगे कि माइनस 7 आ जाए। सर हमने सीखा है भाई कि जब भी दोनों माइनस हो बड़ा वाला नंबर माइनस लेंगे। अच्छा सर इसका बड़ा वाला नंबर मतलब, मैंने कहा इसके फैक्टर क्या आते हैं सर, 12 5 60 होता है। मैंने कहा बड़े वाले को माइनस दे देते, 12 माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7 हो जाता है, देखा आपने। अच्छा सर यानी कि ये माइनस 7 को लिखेंगे माइनस 12 प्लस 5, मैंने कहा हाँ। देखो जैसी 4 टर्म मिली, दो दो में से कॉमन निकालेंगे, यहां से x बाहर निकलेगा तो x माइनस 12, यहां से 5 बाहर निकलेगा तो x माइनस 12। मैंने कहा भाई ये सेम सेम है, बाहर निकालो तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 5। इफ प्रोडक्ट इज 0 वी कैन से आइदर फर्स्ट वन इज 0 और सेकंड वन इज 0। देखो माइनस 12 उधर गया तो प्लस 12, ये उधर गया तो भाई साहब माइनस 5, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? नेगेटिव थोड़ी होती है भाई लेंथ कभी। x की वैल्यू आपको 12 मिली, x की वैल्यू क्या मिली 12 मिली, इसका मतलब आपको बेस मिल गया। अब आपको एल्टीट्यूड ढूंढना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कहा है फाइंड अदर 2 साइड्स, इसके अलावा बाकी की दोनों साइड चाहिए। तो दूसरी है x माइनस 7, है ना। अगर मैं इसके नाम दे देता ना a b c, है ना, अगर इसके मैं नाम दे देता तो बच्चा जानता है सर जी यहाँ पे हमें BC ढूंढना है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BC इक्वल टू x माइनस 7। बताओ 12 माइनस 7 क्या हो जाता है 5, है ना। तो इस तरीके से हम ऐसे सवालों से डील कर सकते हैं।
चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पे दिया हुआ है अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट इन थर्ड ईयर। अच्छा, 700 सेट्स इन सेवंथ ईयर। भाई साहब थर्ड ईयर सेवंथ ईयर मतलब ये एपी का सवाल है ना। तो एपी का सवाल ये जो 4 मार्क्स में दिया गया है इसे भी ट्राई करते हैं। देखो थर्ड ईयर में मतलब कि A3 है ना, थर्ड टर्म दी है विच इज 600। अच्छा है ना, 700 इन सेवंथ ईयर मतलब A7 कितना दिया है 700। बच्चे ने कहा सर ये A3 का मतलब तो A प्लस 2D। यस, अच्छा ये A7 का मतलब A प्लस 60। यस डेफिनेटली। अगर मैं इन दोनों को यहां सॉल्व करूं कि भाई माइनस 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 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैंने टारगेट कर लिया। वैसे 2 माइनस 1 करना चाहिए पर 1 माइनस 2 करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो A माइनस ए कैंसल, 2D माइनस 60 इज माइनस 4D और यहां होता है माइनस 100। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 कहता है 25 सा, इसका मतलब D की वैल्यू 25। अब D की वैल्यू 25 मिली, चलो क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखेंगे तो यहाँ A प्लस 2 इंटू डी इज 25 इक्वल टू 600। तो ये 50 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो A की वैल्यू हो जाएगी 550। ओके, मतलब स्टार्टिंग में पहले साल 550 टीवी बने होंगे क्योंकि A मतलब स्टार्टिंग में बनने वाले टीवी। उनका पहला सवाल है फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। मैंने कहा हो गया भाई, ये तो हमने कर लिया है ना, ये हमारा पहला आंसर। द प्रोडक्शन इन 10th ईयर। ओके, दूसरा सवाल है उनका 10th ईयर में मतलब A10 विच इज A प्लस 9D। A इज 550, 9 इंटू डी की वैल्यू बताओ जरा, डी की वैल्यू शायद थी 25। मैंने कहा भाई 25 9 से शायद आप जानते हो कितना होता है, 25 9 जा 225। अगर इनको ऐड करेंगे तो शायद हो जाएगा 775। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तीसरा सवाल, द टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर। 7 साल में आपने कितने टीवी बनाए। मैंने कहा उसका मतलब है कि सम करना है। क्या करना है, सम। क्यों, टोटल कहा उन्होंने, मतलब पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, सबका प्रोडक्शन कर दो। मैंने कहा ठीक है यार, तो सम का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला, n/2, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों ने कहा सर जी यहां पे 2a, देखो a की वैल्यू क्या थी 550, उसका डबल क्या हो जाएगा 1100 रे, 1100। अच्छा 7 माइनस 1 6। ओके 6 इंटू डी की वैल्यू क्या थी 25, तो 25 इंटू 6 सभी जानते हैं कितना हो जाता है 150। मैंने कहा इसको ऐड करो यार, है ना, ऐसे ही क्यों बैठे हो। चलो ऐड करेंगे तो ये इसके पास जाएगा तो मुझे लग रहा है 1250। भाई ये बढ़िया है। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद हो जाएगा 625। अब 7 से ही तो मल्टीप्लाई करना है ना, मतलब यहाँ 1250 को 2 से डिवाइड किया 625 आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 जा 35 का 5, यहाँ पे 3 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 3 17, यहाँ पे 1 आ गया, 7 6 जा 42 प्लस 1 43, मतलब कि 4375 है ना। यहाँ पे हम कह सकते हैं 4375, अच्छे से लिख देता हूँ वापस कि भाई इतने टीवी बनेंगे, है ना। अच्छा चलो तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे आंसर आपके सामने लिखा हुआ है ना। तो ऐसे सवालों को डील कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो स्टैटिस्टिक्स का सवाल है, टेबल पर से बच्चा समझ चुका है, मुझे तो बताने की भी जरूरत नहीं। मतलब स्टैटिस्टिक्स का कितना इंपॉर्टेंस है आप समझिए। आप उसका वेटेज देखोगे ना तो हिल जाओगे भाई, इसको कितना ध्यान देना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी बहुत काम के चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आप कर सकते हो, वो भी बहुत काम का चैप्टर है ना। ऐसे तो सभी चैप्टर्स करने हैं आपको, मेरी तो यही कोशिश रहेगी। लेकिन अगर कोई बहुत कमजोर बच्चा है और वो एक आध चैप्टर जो उसके दिमाग में बैठ ही नहीं रहा, अगर वो उसको छोड़ने की कोशिश कर रहा है तो मैं कहूंगा कि भाई एक काम कर, तू उसके सवाल भी यहाँ ट्राई कर ले, देख ले, तू थोड़ा सा कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला ट्राई करके दे के यहाँ देख ले एक बार। हो सकता है तुझे उसके सवाल की भी पैटर्न पता चल जाए और तू बोर्ड में अच्छे नंबर ला दे, है ना। मेरा तो आशीर्वाद है कि सभी बच्चे अच्छे नंबर लाएंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया है, सवाल की ओर आते हैं। द टेबल बिलो, है ना, अच्छा, शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ 25 हाउस होल्ड। ठीक है भाई, यहाँ पे ये सब डेटा दिया हुआ है। उन्होंने कहा फाइंड द मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर। ओके बाई सुटेबल मेथड। मैंने कहा इतने बड़े डेटा है, इतने बड़े डेटा, बताओ कौन सी मेथड काम आएगी। मुझे लग रहा है यहाँ पे हमें एज्यूम मीन मेथड लगानी चाहिए, है ना। चलो देखते हैं जरा। यहाँ पे सबसे पहले बच्चा यहाँ पे एक्साइड ढूंढता है, क्या हो जाएगा 125, है ना। क्या होता है इन दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 175, है ना। यहाँ पे 225, यहाँ पे 275। बच्चा इतना समझ ले मिड पॉइंट ही ढूंढ रहा है, दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2 है ना, तो 325। जैसे ही एक्साई मिला, मैंने कहा इतने बड़े डेटा भाई साहब, है ना। वैसे तो इसके लिए स्टेप डेविएशन मेथड नाम की जो मेथड आती थी वो बड़ी काम की मेथड थी, लेकिन
अब हमसे वो थोड़ी दूर है ना, हम उसके इस्तेमाल नहीं करने वाले यहाँ पे। वैसे डायरेक्ट इस्तेमाल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन DI वाली मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना। DI मतलब स्टेप अपनी एज्यूम मीन मेथड विच इज xi माइनस a। तो इसके लिए यहाँ पे मुझे एज्यूम करना पड़ेगा मीन, तो मैं इसको कर लेता हूँ, है ना। अच्छा, याद है ना आपको सूटेबल मेथड का, हम चाहे वो मेथड लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ एज्यूम मीन मेथड विच इज x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। ये हमें काफी मदद करती है। देखो यहाँ पे अगर सिग्मा fi करेंगे तो विच इज एक्चुअली 25, क्योंकि उन्होंने बता दिया था, है ना। तो यहाँ पे हमें, और a भी मैंने ढूंढ लिया है, तो 225 प्लस यहाँ पे 25 इतना लिख देते हैं। अब FI DI की बारी है, तो DI क्या था, xi माइनस ए। xi माइनस ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -100, है ना। अच्छा, यहाँ क्या हो जाएगा -50, यहाँ पे 0, यहाँ पे हो जाएगा 50, यहाँ पे हो जाएगा 100। अब अगर हम ट्राई करेंगे FI DI की, देखो अब हमारे लिए थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 100 इज एक्चुअली -400 -250, यहाँ पे 0, है ना। 50 2 ज़ा 100 और 100 2 ज़ा 200। अगर मैं इनको प्लस करता हूँ, सिग्मा FI DI को प्लस करता हूँ, तो मैं जानता हूँ यहाँ पे ये 300 थे, 300 में से 250 गए, 50 बचे थे, यहाँ मिले -350। ओके, तो -350 बचने का रख देते हैं, रख दो भाई। यहाँ पे 25 से कट मारने जाओगे तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये बड़ी मजेदार चीज आने वाली है ना। हम जानते हैं कि भाई 25 से अगर कट मारने जाएंगे तो 20, है ना। एक तो ये माइनस साइन रहने वाला है, याद रखना, ये माइनस यहाँ आएगा, जिसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो 25 से अगर कट मारने जाते हैं तो 25 1 सा 25, बाद में कितना मिला था 150, मतलब 6 मतलब 25 16 सा 350 होता है। देखो 225 माइनस 16 करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मिलने वाला है 209। क्या मिलने वाला है, 209, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। देखो क्या दिया है, अरे भाई साहब, इफ द मीडियन, मीडियन वर्ड समझते है ना, मतलब रीड करते ही बच्चा समझ गया, सर ये तो वापस स्टैटिस्टिक्स का सवाल है। डेफिनेटली, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या दिया है, इफ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, मतलब आपको मीडियन दे दिया है 28.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। कर लेते हैं भाई, ये भी आसान सवाल है, ऑलरेडी बुक का फेमस क्वेश्चन हम कह सकते हैं। अच्छा सर, मीडियन के टाइम हम पहले CF ढूंढते थे। यस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ढूंढनी ही चाहिए। क्या होती है वो, जहां तक आप पहुंचे हो वहां तक की फ्रीक्वेंसी का प्लस। मैंने कहा देखो जरा क्या है यहाँ पे, ये 5 है तो बस, आगे कुछ नहीं था। नीचे गए तो भाई आगे 5 था तो 5 प्लस x, यहाँ पे है ना, मतलब इसको इसके साथ ऐड करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक CF मिल जाता है। इसको इसके साथ ऐड करो 40 प्लस x, इसको इसके साथ ऐड करो 40 प्लस x प्लस y, इसको इसके साथ ऐड करो 45 प्लस x प्लस y। अच्छा सर, ये क्या लिखा है, यहां तक की फ्रीक्वेंसी का प्लस, मतलब यहाँ पे यही तो लिखा हुआ था, मतलब दोनों सेम हो गए। क्या हो गए, दोनों सेम हो गए। यही n है, यही सिग्मा fi है भाई, ये सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी था। अगर आप इसको ऐड करोगे ये वही होगा, समझ गए, दोनों सेम हो गए। और यहाँ इक्वल टू 60 दिया है, मैंने कहा तू इधर चला जा, ये जैसे ही इधर जाएगा मुझे मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 15। भाई साहब इसे बॉक्स पैक कर लेते हैं, तुम कभी तो काम आओगे। अच्छा, बच्चे ने कहा सर मीडियन 28.5 का मतलब है कि भाई ये 20 और 30 के बीच में है, 20 और 30 के बीच में है। इसका मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। सर इसका मतलब उसकी लोअर लिमिट हमारी लोअर लिमिट, यस, उसका f हमारा f, यस, और CF जो होता है वो प्रीसीडिंग मीडियन क्लास होता है, मतलब ऊपर वाला CF हमारा CF। अच्छा, सब हो गए। देखो यहाँ पे h की वैल्यू भी हमें दिख रही है, कितनी है, 10। अब तो सब हो गया, वैल्यू रखते हैं भाई। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h। मैंने कहा मीडियन की यहाँ पे वैल्यू थी 28.5, L कितना था 20, प्लस n/2 को याद कीजिए कितना था भाई, n/2 अगर देखा जाए तो भाई ये n की वैल्यू 60 है, तो अगर मैं n/2 करूंगा तो 60/2 कितना हो जाएगा 30। चलो रखो जरा, 30 माइनस CF देखना जरा, CF 5 प्लस x है और आगे माइनस है, इसलिए -5 माइनस x हो जाएगा। नीचे f की वैल्यू भाई 20 है और h की वैल्यू 10 है। मैंने कहा भाई 0 0 को उड़ा दो। अच्छा, ये उधर गया तो माइनस होगा तो बचेगा 8.5 इक्वल टू, देखो ये क्या होगा, 30 माइनस 5 इज 25 माइनस x अपॉन 2। 2 इधर आएगा, क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 17। अच्छा, माइनस x इधर, ये इधर, तो माइनस x इधर आके प्लस होगा, ये उधर आके माइनस होगा, तो 25 माइनस 17 इज
8। बच्चे ने कहा सर x की वैल्यू अगर 8 है यहां पे रख दिया तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 15 है ना, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाता है 8 प्लस वाई इक्वल टू 15। सोचो 8 उधर जाएगा तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 7। मतलब इस तरीके से हम ऐसे सवालों से डील कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगले सवाल की अगर बात करें तो यहाँ पे भाई ये देखो, अब वन कार्ड इज ड्रॉन, मतलब ये प्रोबेबिलिटी का सवाल आ गया। क्या बात है। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड। एक कार्ड हमने उठाया है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, है ना, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कलर्ड फेस कार्ड। बच्चे ने कहा सर या उस इवेंट को अगर हम ए बुला ले तो हम लिख सकते हैं, है ना, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, है ना। आप पूरा फॉर्मूला लिखना, मैं जरा शॉर्टकट में निपटा दूंगा, चलेगा ना। अच्छा तो नीचे है 52, है ना, ये हमें पता है टोटल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अच्छा रेड फेस कार्ड, देखो फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल, फेस कार्ड होते हैं 12, उसमें से 6 ब्लैक और 6 रेड, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 6। अच्छा तो मैं कह सकता हूं 3 2 जा 26 2 जा, खत्म कहानी। अच्छा देखो प्रोबेबिलिटी अगर दूसरे की बात करें, देखो द जैक ऑफ हार्ट, हार्ट का जैक एक ही होता है भाई, कितना होता है, एक ही होता है। आप अगर देखोगे, है ना, पत्ते का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखोगे तो यू विल रियलाइज ओनली एक ही होता है ऐसा। एन एस ऑफ ब्लैक, इक्का, वो भी ब्लैक कलर वाला। देखो ब्लैक कलर वाला मतलब हम कह सकते हैं दो होते हैं, स्पेड का भी और हम कह सकते हैं, है ना, स्पेड मतलब समझ रहे हो काली। अच्छा और दूसरा है ना हम कह सकते हैं क्लब, हाँ मतलब फुल्ली। अच्छा अगर बात करें कि भाई एस ऑफ ब्लैक कलर दो होते हैं आउट ऑफ 52, मतलब 1/26, क्योंकि 226 होता है। भाई साहब देखो सवाल इतने इजी दिए ना, बच्चे खुश हो जाएंगे, है ना। चौथा नॉट एन एस, मतलब इक्का नहीं होना चाहिए। ओ भाई साहब कोई इशू नहीं है भाई, है ना। इक्के 4 होते थे तो 52 में से 4 चले जाएंगे तो बाकी के 48 कोई भी कार्ड चलेंगे आउट ऑफ 52, है ना। यहाँ पे फिर कटिंग हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं भाई 13 फोर्जा, ये 12 फोर्जा, तो ये हो जाता है 12/30। तो इस तरीके से हम ऐसे सवालों से डील कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर बात करें तो ये भी प्रोबेबिलिटी का आखिरी सवाल आपके सामने है। देखिए यहाँ पे उन्होंने, है ना, जैसे 1 से लेके 8 तक के आउटकम हमें दिखाए हैं, मतलब टोटल 8 आउटकम हमें दिख रहा है, जैसे डाइस में 1 से लेके 6 तक के दिखते हैं। यहाँ पे क्या कहा है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एरो। अच्छा ये सब हमें पता है भाई, यहाँ से यहाँ तक आउटकम पॉसिबल है, ये भी पता है। दिस आर इक्वली लाइकली, डेफिनेटली वही देने चाहिए। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। देखो पहला उन्होंने कहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको 8 पे पॉइंट रुकेगा। अच्छा मैंने कहा भाई उसके लिए तो 8 एक ही बार पॉसिबल है आउट ऑफ टोटल 8, मतलब 8 आने की क्या पॉसिबिलिटी है। मैंने कहा फेवरेबल अपॉन टोटल। दूसरा कहा है ऑड नंबर, भाई सबको पता है ऑड नंबर कहीं पे भी लिखा हो ना, जब नंबर्स कंटिन्यूसली नेचुरल नंबर आ रहे हैं आंसर 1/2 ही आता है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे ऑड नंबर मतलब 1 3 5 एंड 7, मतलब कि 4 आउट ऑफ टोटल 8 विच इज 1/2। अब जरा तीसरा देखते हैं क्या दिया, अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नंबर कितने हैं, ये सारे के सारे मतलब 6। अच्छा तो ये हो जाएगा 6 आउट ऑफ 8, तो 3 2 जा 4 2 जा, है ना। चौथे सवाल की बात करें तो अ नंबर स्मॉलर देन 9, 9 से ही छोटे तो है सारे नंबर, मतलब ये क्या हो गया पता है, श्योर इवेंट हो गई। इसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही होती है, क्योंकि 9 से छोटे ही नंबर मिलने वाले हमें 8/8, है ना, विच इज 1। तो इस तरीके से हम पेपर्स को अटेंड कर सकते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, है ना। अगर अच्छा लगे आपको तो आप इस सॉल्यूशन को आप दूसरे अपने फ्रेंड्स को भी भेज सकते हो, ताकि वो भी कुछ सीखे कि पेपर को किस तरीके से अटेंड करना है, इसमें कंटेंट सीखे, है ना। और कोई भी डाउट्स लगे, कोई भी आपको लगे तो आप इसे वापस रिप्ले करके भी चेक कर सकते हो। बट याद रखना किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए पहले आपको सवाल को अटेंड करना है। अगर आप उसमें रुक रहे हो ना, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तब उस वीडियो को आप आगे देखिए, है ना। तब तक देखना नहीं है, उससे पहले आपको देखना नहीं है, बट आप एक ट्राई कर सकते हो कि हो गया, उसके बाद उसे चेक कीजिए कि आपका आंसर और इस आंसर में क्या डिफरेंस है। अगर आंसर सेम आ रहा है तो बड़ी खुशी की बात है, अगर डिफरेंस आ रहा है तो वीडियो में से सीखिए और आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट।